एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 219 यानी 219 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे वू योंग आ चुका था अपनी पूरी साउथर्न अलायंस को लेके। फेड गू रिस्टोर ना हो जाए इस चक्कर में भाई पूरा आ चुका था सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर तबाही मचाने। उसका टारगेट था इनफ्लेबल ब्लेसलैंड। वो किसी भी तरीके से उस जगह को तबाह करना चाहता है ताकि लूट गेन वे मिल जाए, और साथ में रिफाइनमेंट बात का जो कन्वेंशन चल रहा है, जिसके चक्कर में अगर देखो रिफाइनमेंट बात का कन्वेंशन चलता रहेगा तो उस वहाँ से निकलेगा सक्सेस का दाव। और जैसे ही सक्सेस का दांव मार के निकलेगा, लास्ट टाइम रिस्टोर किया जाएगा फेडगो को, और वो 100% सक्सेस होगा और फुली रिस्टोर हो जाएगा। और जैसे रिस्टोर हुआ सब खत्म, सब गए, सब बर्बाद हो जाएगा। पूरा हेवनली कोर्ट एकदम वापस से पुरानी ग्लोरी में वापस आ जाएगा, जिसके आगे कोई बोल ही नहीं सकता कुछ। हेवनली कोर्ट अपनी सुप्रीम पावर गेन कर लेगा। इस चक्कर में ये लोग ये नहीं चाहते हैं। वो योंग तो नहीं चाहता, पूरी साउथ अलायंस भी नहीं चाहती, यहाँ तक कि लॉन्गेविटी हेवन भी नहीं चाहता। जो सब अब देखते हैं धीरे धीरे आएंगे सारे लोग। अभी तो ये आ चुका था। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फेरी जीवी कहती है, ओह नो, वू योंग साउथर्न बॉर्डर के गो इमॉर्टल को लीड कर रहा है। वो अचानक इनफ्लेबल बेस्टलैंड के पास आ गए। हेवली कोर्ट में फेरी जीवी का फेस शॉक में भर गया था। ड्यूक लॉन्ग कहता है, ओह फाइनली आ ही गए। वो कामली अपनी सीट पर बैठा रहा, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम था। फेरी जीवी ने गहरी सांस ली, आईब्रोस एकदम से टाइट हो गए थे, प्रेशर अलग लेवल का लग रहा था। इस बार साउथर्न बॉर्डर के गो इमॉर्टल पूरी तरह से यूनाइटेड थे। ये बाकी 4 रीजन के क्योस क्रिएटर जैसे नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका टारगेट एक ही था, वो था इनफ्लेबल ब्लेसलैंड। अगर इनफ्लेबल ब्लेसलैंड गिर गया या तबाह हो गया तो हेवनली कोर्ट के लिए फुल डिजास्टर होता। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन को फोर्सफुली होल्ड करने में जो हैवी प्राइस दिया है हेवनली कोर्ट ने, सब वेस्ट हो जाता। साउथर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स बीच में इंटरसेप्ट करके पूरा प्रॉफिट लूट लेते। ड्यूक लॉन्ग कहता है, पैनिक मत करो, हमें पहले से ही पता था कि लोकेशन लीक होगी, इसलिए इसलिए ना पास में एक सुपर फॉर्मेशन भी लगा दिया है, इमॉर्टल फॉर्मेशन लगा दिया, ऑलरेडी सेट है। इनिशिएटिव हमारे हाथ में ही है, सब स्मूथ चलेगा। वेरीज़ीवी ने रिस्पेक्ट से मतलब हाँ में हाँ मिलाया। उसने अपने मेथड यूज़ किए और इनफिलिबल ब्लेस लैंड का सीन हॉल में प्रोजेक्ट करने लग गई कि देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर थोड़ा सा हेजिटेट करके उसने वू योंग को भी यहाँ पे मैसेज भेजा। वेरीज़ीवी कहती है, वू योंग याद रखो लास्ट टाइम हमने कॉर्पोरेट किया था, अगर तुम साउथर्न बॉर्डर अलायंस लीडर बने रहना चाहते हो तो समझ जाओ क्या करना है। वू योंग ने मैसेज को रिसीव किया और हल्की सी हंसी आई और दिल में थोड़ा सा कंटेम्प्ट था। वो यंग अपनी सोच में कहता है, ग्रेट फेरिजीवी विजडम पाथ की टॉप एक्सपर्ट हो के भी एंड में कुछ खास नहीं, बस इतनी ही लाइनें। उसने रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझा और उसका पूरा फोकस अब अपने किलर मूव पर था। किलर मूव वो चला रहा था, उसका इमॉर्टल किलर मूव अनलिमिटेड वाइंड चालू होता है। डार्क ग्रीन हवा एकदम चलनी शुरू होती है, हर तरफ से एकदम सब चीज़ों को उड़ा रही थी। कुछ ही पल में हवा एक मैसिव टॉर्नेडो पिलर बन गई और एकदम गरजती आवाज़ के साथ आगे बढ़ रही थी। रास्ते में पेड़ उखड़ रहे थे, पत्थर उखड़ रहे थे, बिल्कुल अनस्टॉपेबल पावर थी। वाइंड को आते देख एरिया डिफेंड कर रहे हेवनली कोर्ट के गो इमॉर्टल ने थोड़ा-सा अजीब सा लुक दिया। सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन यहाँ पे अब एक्टिवेट उन्होंने कर दी थी। तभी यहाँ पे क्रिक क्रिक आवाज़ आई। फॉर्मेशन का हालो अनलिमिटेड वाइंड से एकदम घिसने लगा था और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे वो जी तुम्हें लगती है क्या वो वाली गंदी सी आवाज़, जिसके अगर मान लो तुम्हारे जो नाखून है बड़े-बड़े और ब्लैक बोर्ड के ऊपर उससे खुरच रहे हो या दीवार पे खुरच रहे हो। किसी-किसी को ऐसी बहुत अजीब सी आवाज़ लगती है, तो वैसे टाइप की आवाज़ थी। डिस्टर्बिंग आवाज़ निकल रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल ने फॉर्मेशन के अंदर से टेक्नीक यूज़ की, पर जो भी मूव अनलिमिटेड माइंड को वीकन करने गया सब बेकार था। वू योंग कहता है, ये यूज़लेस है। मैंने ये मूव नॉर्मली यूज़ नहीं करता था क्योंकि इसमें मेरे 10,000 वाइंड पाथ दाँव-माँग खर्च हो जाते थे। पर इतना प्राइस देने के बाद ये वाइंड लॉन्ग लास्टिंग होती है। इससे सिर्फ़ स्पेसिफिक टेक्नीक ही रोक सकती है, यानी कोई स्पेसिफिक चीज़ ही इस वाइंड को रोक सकती है, अदरवाइज़ इसको कोई रोक नहीं पाएगा जल्दी। इतनी खतरनाक टेक्नीक थी। उसका फेस शांत था पर आँखों में शार्प और कोल्ड लाइट फ्लिकर हो रही थी। हेवनली कोर्ट के अंदर से फेरीज़ीवी ने ये देखा और दिल भी थोड़ा-सा हिल गया उसे देखकर। फेरीज़ीवी सोच में कहती है, ऐसी डिटर्मिनेशन, ऐसी विल। वू योंग ने इतनी बड़ी कीमत चुकाकर अनलिमिटेड वाइंड यूज़ किया था। ये प्रूफ था कि उसका डिसीजन सॉलिड है। कोई उसका माइंड चेंज नहीं कर सकता। वू योंग एक ऑर्डिनरी लुकिंग मिडल एज आदमी था। स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प आईब्रोज और एक डार्क और हैज़ी ऑरा था। इस वक्त वो सब इमॉर्टल्स के सामने सीधा खड़ा था, प्राउड और कॉन्फिडेंट था, एक ट्रू लीडर जैसा। फेरिज़ीवी ने उसकी इमेज अपने माइंड में एकदम नोट कर ली। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने वू योंग को अंडरएस्टिमेट कर दिया था। साउथर्न बॉर्डर का वू योंग एक रियल फॉर्मिडेबल पर्सन था। फॉर्मिडेबल पर्सन था। उसमें वू योंग मतलब जो वू योंग था ना, देखो यार है तो खतरनाक बंदा, मानो या ना मानो। वो क्लैन की ना ब्रेवरी उसके अंदर है, करेज भी है उसके अंदर, पर साथ में ना इमोशन कंट्रोल करना और डीपली छुपाने की एबिलिटी भी वू योंग के अंदर है। जब वू ड्यूशू जिंदा थी, वू योंग लो प्रोफाइल में रहा। इवन वू ड्यूशू ने उसे अंडरएस्टिमेट किया। सिर्फ डेथ बेड पर ही उसे पता चला कि उसके बेटे के पास इतनी डेप्थ है। जब वू योंग ने पोजीशन संभाली, साउथर्न बॉर्डर केओस में था, बाकी क्लैंस ने प्रेशर डाला, वू योंग ने काफी टेरिटरी खो दी। अपनी स्ट्रेंथ और क्लियर जेट ड्रिपिंग वाइन टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के साथ वू योंग ने
सिचुएशन पलट दिया था। ड्रीम रेलम के बैटल के बाद उसने रिस्क लिया और हेविली कोड के साथ काम किया। उसने साउथर्न वर्ल्ड के इमोर्टल्स के इमोर्टल को वापस लेकर सबको रिटर्न कर दिया। इस एक्शन की वजह से उसकी रेपुटेशन पूरे साउथर्न वर्ल्ड में भाई एकदम स्काई रॉकेट हो गई। 5 रीजनल माउंटेन रेंज में उसने फेंगडिवान को मारने की कोशिश की पर बार-बार फेल हुआ। फिर भी चाहे लू वाइयिन के पास पैरालाइज अर्थ इनहेरिटर का टाइटल हो, वो वू योंग को हटा नहीं पाया। वू योंग लीडर का लीडर ही बना रहा और वू योंग साउथर्न अलायंस का लीडर अभी भी देखो बना ही हुआ है। अब जब हेवेली कोड फेडगो को रिस्टोर करने का क्रिटिकल मोमेंट पे था, वू योंग ने पूरी साउथर्न अलायंस के एलीट मतलब जितने भी एलीट पर्सन थे सबको लीड करके ये बैटल शुरू करी। उसने फेरी जीवी की वार्निंग को इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे बिग पिक्चर पता थी। हेवेली कोड को कभी भी कंप्लीट मतलब एक तरीके से ना अगर कंप्लीट करने दिया गया फेड इमॉर्टल गो को तो भाई हो गया कांड, मतलब हो जाएगा ना, सीन हो जाएगा। तब यहाँ पे देखते हैं वूश वूश आवाज आई, अनलिमिटेड वाइंड लगातार फॉर्मेशन को एकदम भाई तोड़े जा रही थी। डिफेंडिंग हेवेली कोड के गो इमॉर्टल ने हर पॉसिबल तरीका ट्राई करा लेकिन भाई वाइंड को रोक नहीं पा रहे थे। मतलब देखो डिफेंस तरीके से रोक रखा है लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ये अटैक को हटा नहीं पा रहे हैं ये लोग। ये मूव हद से ज्यादा पावरफुल था। वो योंग का ट्रम्प कार्ड था, पहली बार उसने यूज करा था। सिर्फ हेवेली कोट ही नहीं, जब साउथर्न वर्ल्ड के गो इमॉर्टल ने भी ये सीन देखा वो शॉक में आ गए। उनके हैप्पी फेसेस के नीचे एक तरीके से ना वरीनेस भी थी क्योंकि उनके अंदर भी थोड़ा बहुत फियर था कि भाई ये अपना ही बंदा है लेकिन ये साउथर्न वर्ल्ड का बंदा है और अगर हमने इसके साथ उंगली करी तो ये उंगली हमारे पीछे चली जाएगी। इसी के साथ आगे क्या हुआ, फॉर्मेशन में एक होल खुल गया। वू योंग ने हाथ हिलाया। वू योंग कहता है सब लोग अब जान की बाजी लगाने का टाइम आ गया है, मेरे साथ चार्ज करो, अंदर घुसो और मार डालो इन सब लोगों को। फॉर्मेशन के अंदर छेद कर दिया भाई, देख रहे हो कितना पावरफुल अटैक है वू योंग का। साउथर्न वर्ल्ड के इमॉर्टल तुरंत ही भाई घुस पड़े, डिफेंड कर रहे हेवेली कोड को इमॉर्टल भाई घबरा गए। हेवेली कोड के इमॉर्टल कहते हैं वो लोग अंदर आ गए, जल्दी सेकंड लेयर फॉर्मेशन एक्टिवेट करो इससे पहले कोई दिक्कत हो। सीन तुरंत ही बदल गया। जेड ब्लू लाइट चमकी और पिंक फ्लाइंग फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। काउंटलेस फूल हवा में घूमते हुए साउथर्न वर्ल्ड के इमॉर्टल को कवर करने लग गए। एक रैंक 7 को इमॉर्टल आगे आया। हेलबर्ड जैसी दाढ़ी थी, हीरोइक ऑरा था। ताई गेंगजी नाम का ताई क्लैन का पिलर था। पीक रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ के साथ उसे डर नहीं लगा। उसने जोर से चिल्लाया, उसकी बॉडी पर गोल्डन लाइट चमकी और भाई अनेक गोल्डन हेलबर्ड्स बन के निकल आए। यहाँ पे जो ताई गेंगजी था वो कहता है गो जाओ आगे। गोल्डन हेडबर्ड्स की जो बारिश एकदम पड़ गई, एकदम फूलों की तरह बरस रहे थे, एकदम गिर रहे थे। कोलाइजन होते ही जो फूल थे ना, जैसे किसी के ऊपर गिरते या फ्रेगमेंट गिरते भाई टूटते बिखरते ना, ये फट जाते एकदम से। फॉर्मेशन का अटैक रैंक 8 लेवल का था, फिर भी ताई गेंगजी ने उसे रोक लिया। वो डिसएडवांटेज में नहीं गया। उसके पास रैंक 8 फॉर्मेशन पाथ ग्रेट एक्सपर्ट ची क्यू यू खड़ा था। वो फॉर्मेशन की वीकनेसेस रिड्यूस कर रहा था। इस फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट वही था। और कुछ ही भाई सांसों के बाद गोल्डन हेडस्वर्ट एंडलेस फ्लावर के प्रेशर में धीरे धीरे सप्रेस होने लग गए। तब रैंक 7 को इमोर्टल शांग क्यू आगे आया। उसने पाम खोला और भाई खून का एक होल बना और स्ट्रॉन्ग सेक्शन से काफी फ्लावर्स खींच लिए गए। तभी इसके बाद आया यहाँ पे यी हाई थिंग। उसने भाई एकदम चिल्लाया, एकदम गरजा, एकदम रोर किया। उसकी बॉडी पर ब्लू लाइटिंग चमकी और उसने ताई गेंगी को सपोर्ट दिया। इसी बीच रैंक 7 विजडम पाथ गो इमॉर्टल शिया ल्यू पाई ने ची क्यू के पीछे खड़ा था, जो कि वो आया। उसने क्या करा, ची क्यू की बैक पर हाथ रखा और विजडम पाथ के मेथड में जो डिटेक्शन स्पीड थी उसे बफ कर दिया, जिससे ची क्यू और ज्यादा तेजी से सोच समझ पाए। थोड़ी देर बाद ची क्यू ने मूव करा क्योंकि ये मेन बंदा था। एक्सपर्ट अपने बैटलफील्ड में अलग ही अलग होते हैं, मतलब हर एक्सपर्ट अपने बैटलफील्ड में अलग होता है। उसके मेथड से फॉर्मेशन स्लो हो गई थी, वीकनेसेस इतनी क्लियर हो गई थी कि नॉन फॉर्मेशन को इमॉर्टल भी देख पा रहे थे। और यहाँ पे बूम बूम आवाज आई। साउथर्न वर्ल्ड के इमॉर्टल ने कोई मर्सी नहीं दिखाई, पावरफुल किलर मूव और सेकंड फॉर्मेशन भी भाई तोड़ डाली। देख रहे हो ये जितने भी बंदों के नाम लिए गए हैं ना, यहाँ पे एक भी बंदा हेवेली गोड का डिफेंड नहीं कर पाया। जितने भी नाम लिए गए सारे के सारे साउथर्न वर्ल्ड के इमॉर्टल थे और सारे के सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। इनको लीड कर रहा है अपना खतरनाक बंदा वूयोंग। हो रहा है भाई खतरनाक। अब वो लोग थर्ड फॉर्मेशन में घुस गए थे। हेवेली कोड के इमॉर्टल पूरे शॉक में थे। वूयोंग कहता है फ्रंट ची के साथ होकर कौन सी फॉर्मेशन हमें रोक सकती है। फ्रंट ची मीन्स वही ची क्यू यू जो कि फॉर्मेशन पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर है, उसी की बात कर रहा था। बाकी इमॉर्टल का मोराल एकदम से ऊपर चला गया। ची क्यू कहता है मेरी डिटेक्शन मेथड इजीली उसे नहीं, एक तरीके से मतलब इजीली यूज नहीं होती, ये मेरी लाइफ स्पैन खर्च करती है, पर इस बैटल में मैं पीछे नहीं हट सकता। साउथ अमेरिका के इमॉर्टल का भाई दिल हिल गया कि भाई ये तो अपनी लाइफ स्पैन लगा रहा है इस बैटल को जीतने के लिए। वू योंग ने ची क्यू को देखा, दोनों एक दूसरे की डिटर्मिनेशन समझ गए, पर अगले ही पल ची क्यू ने एक अजीब सा लुक दिया। ची क्यू कहता है इस थर्ड फॉर्मेशन को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। फॉर्मेशन कोर फॉरेस्ट के बीच का सबसे बड़ा ट्री है। फॉर्मेशन समझना इजी था पर तोड़ना मुश्किल। हेवेली कोर्ट ने जानबूझकर ऐसा बनाया था। ये स्पेशल फॉरेस्ट स्पेशल था। ये किसी भी किलर मूव की पावर को डिसॉल्व कर देता था। हर ट्री को होली
होली ब्रुएल वुड से बना था और सेंट्रल वाला फॉर्मेशन कोर इमोरियल डेसोलेट प्लांट लेवल का था। इस ट्रीज को तोड़ने के लिए फिजिकल बॉडी यूज करनी पड़ती थी। ऊपर से हर ट्री पर डेंजरस वाइन्स थी, ग्रीन ड्रैगन वाइन्स, लाइटनिंग वाइन्स और चेनसो हर्ट वाइन्स। थर्ड फॉर्मेशन फॉरेस्ट के दावमार्ग से बना था। दूसरी जगह अटैक करना यूजलेस था, सिर्फ होली ब्रुएल फॉरेस्ट तोड़ना ही ऑप्शन था। साउथर्न के इमोर्टल ने सोचा और अपने इमोर्टल प्राइमेसी में एशियंट और इमोरियल डेसोलेट बीस्ट रिलीज कर दिए। बीस्ट ग्रुप फॉरेस्ट में घुस गए, वाइन से लड़ते हुए खून हर तरफ उड़ गया और थोड़ी देर में आगे जो आधे से ज़्यादा बीस्ट ना यहाँ पे जो आगे थे भाई वो मर गए और कुछ फॉरेस्ट में कंफ्यूज भी हो गए और कुछ तो आपस में ही लड़ने लग गए। यानी जो फॉरेस्ट था बड़ा खतरनाक था। ये जितने भी बंदे अपने साउथर्न वर्ल्ड के ये जो बीस्ट छोड़ रहे हैं, अपने पाले हुए बीस्ट छोड़ रहे हैं फॉरेस्ट पे अटैक करने के लिए, ये फॉरेस्ट ने पागल बना दे रहा है। फॉरेस्ट बड़ा खतरनाक चीज़ थी भाई। हवेली कोड की डिफेंड तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हवेली कोड फॉरेस्ट बना रखा है इन लोगों ने। साउथर्न के इमॉर्टल के फेस तो अब थोड़े से खराब हो गए थे। एक इमॉर्टल कहता है यहाँ 7 स्टार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ग्रास भी है, ये बीस्ट को आपस में लड़वा देता है। दूसरा इमॉर्टल कहता है इमोरियल डेसोलेट बीस्ट इससे इफेक्ट नहीं होते, पर ये बीस्ट डाइजेस्टिंग रोटन क्यूआई उन्हें रोक रहा है। ये रोटेन क्यूआई पॉइजन पाथ दावमार्ग से भरी थी। प्लांट्स, वेरिएंट ह्यूमन और प्योर ह्यूमंस पर इफेक्ट नहीं, पर वाइल्ड बीस्ट पर डेडली थी। इमो एक तरीके से इमॉर्टल डेसोलेट बीस्ट यहाँ पे ना इसको सूंघ के या देख के ना पतले हो जाते, स्किन और ऑर्गन्स एकदम गलने लगते, इतनी खतरनाक ये पॉइजन था। अटेम्प्ट्स भी फेल होते गए। वू योंग ने अपना क्लियर जेट ड्रिपिंग वाइन टाइनी बैम्बो बिल्डिंग निकालने ही वाला था कि कोई यहाँ पे आगे आ गया। गु इमॉर्टल एक कहता है सामने आके वू योंग के सामने आ गया था और कहता है मैं ट्राई करता हूँ, मुझे ट्राई करने दो। सबने देखा, बॉल्ड हेड, मस्कुलर बॉडी, बाकलैंड का रैंक 7 गु इमॉर्टल बाशोंग था। बाशोंग कहता है मैं स्ट्रेंथ पाथ नहीं ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टीवेट करता हूँ, मैं चार्ज करके होली ब्रिल वुड तोड़ूंगा। बाशोंग कहता है मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ पीक रैंक 7 है, मुझे लॉर्ड यी हाउ फेंग का सपोर्ट चाहिए। इमोटस जितने भी थोड़े से इमोशनल हो गए। बाशोंग रैंक 8 नहीं था, फिर भी जान रिस्क पर डालने के लिए रेडी था। एक छोटी सी गलती में उसकी मौत पक्की थी। और यी हाओ फेंग ने बा क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बाशिबा को देखा, उसने हेड नोट किया और यी हुआओ फेंग ने अपना रेनफोर्समेंट मेथड बाशोंग पर यूज़ कर दिया। यानी बा क्लैन का जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था ना, उसने यहाँ पे यी हाओ फेंग को देखा, बोल दिया कि अरे ठीक है यार, जो बच्चा कह रहा है करने दे, कोई बात नहीं, ये लड़ना चाहता है, शहीद होना चाहता है, जाने दे, है ना? इसलिए क्योंकि यही हाओ फेंग बाकलैन का बंदा थोड़ी ना है, वो तो सपोर्टर है, वो सपोर्ट कर रहा था। और बाकलैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ने बस उसे बोल दिया कि अरे कोई बात नहीं, जा तू इसकी मदद कर दे यी हाओ, और यी हाओ चला गया बा को मदद करने के लिए। वो मेथड वर्ल्ड फेमस था। बादशाह की बॉडी में ओवरवेलमिंग पावर एकदम से दौड़ पड़ी क्योंकि भाई यी हाओ ने कुछ बफिंग मोड डाल दिया था, पता नहीं कैसा मोड था। ये एकदम से इतना खतरनाक बफ लगा कि एकदम पावर ही पावर बढ़ गई थी बंदे के अंदर, बा वाले के अंदर। और बादशाह उड़ा और किलर मूव यूज करके जाइंट बन गया, वो सीधा सेंटर की तरफ चार्ज कर गया। हेवेली कोड के गुईमोटल चुप नहीं बैठे थे, उन्होंने भी बादशाह पर अटैक शुरू कर दिए। साउथर्न रॉक के गुईमोटल ने तुरंत ही असिस्ट किया। आखिरकार बादशाह खून में एकदम नहाया हुआ था, स्किन एकदम फटी हुई थी, काउंटलेस एकदम जख्म थे उसके ऊपर, बॉडी बॉडी में तो भाई बोन तक दिख रही थी कहीं कहीं पे तो। फिर भी उसने सेंट्रल होली ब्रिल वुड को तोड़ दिया जो कि फॉर्मेशन का कोर था। और कुछ ही मिनट में साउथर्न रॉक के इमोर्टल ने तीसरी फॉर्मेशन भी तोड़ डाली थी। वो यूं कहता है अब आके बाकी सब तुम पर डिपेंड करता है। बादशाह बुरी तरह से इंजर्ड था, उसमें और फाइट करने की स्ट्रेंथ नहीं बची थी। वो यूं कहता है फ्रेंड, तुमने जान की बाजी लगाई है, इस बैटल का रिजल्ट चाहे जो भी हो, साउथर्न अलायंस में तुम्हें ह्यूज मेरिट्स मिलेंगे, वापस जाकर तुम्हें बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। बादशाह ने हल्की से स्माइल दी। बादशाह कहता है मैं इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि मैं लॉर्ड वुयोंग और ची क्यूयू ने ची क्यूयू से इंस्पायर हुआ हूँ। हेवेली कोर्ट ने हमारे साउथर्न बॉर्डर पर लिमिट क्रॉस कर दी थी, अगर फेडगो सच में रिपेयर हो गया तो हम क्या करेंगे? वू योंग ने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वू योंग ने आपस के आसपास के गुई मॉडल को देखा और आपस में देखते हुए एक दूसरे की तरफ नजरें मिलाई और उसका कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना बढ़ चुका था क्योंकि अब उसके अंदर और ज्यादा, भले ये लोग बुरी हालत इनकी भी हो रही है, पिट ये भी रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी इंस्पिरेशन आ गई कि नहीं भाई, चाहे कुछ हो जाए, कितना ही हो जाए, करके रहेंगे अपना काम, तो करके ही रहेंगे, चाहे कितने ऑब्स्टिकल आ जाए, कितनी स्ट्रगल या हार्डल्स आ गए। सेंट्रल कॉर्नर के लोग भाई एक दिल एक जान हो चुके थे और साउथर्न बॉर्डर के इमॉर्टल एक ऑब्जेक्टिव पर यूनाइटेड थे। यानी देखो सेंट्रल कॉर्नर के लोग एक दिल वाले हो गए थे। एक दिल मीन्स एक दिल एक जान टाइप वाला हो गया ना, सब एक दूसरे के इमोशन फील कर पा रहे थे क्योंकि पीपल यूनाइटेड हार्ड सेंट्रल कॉर्नर के एक बंदे ने यूज करा था जो कि हेवेली कोर्ट में ज्वाइन या मेंबर था, रैंक 7 का बंदा, जो कि प्रीमोडियल ओरिगन इमोर्टल वनरेबल का वो एक पता नहीं कोई सा अटैक था, पीपल यूनाइटेड हार्ड, उसका यूज करके ऐसा सब हो रहा था। ये सेंट्रल कॉर्नर वाले एक दिल वाले हो गए, लेकिन भाई साउथर्न वर्ल्ड के इमॉर्टल एक ऑब्जेक्टिव पर एक यूनाइटेड थे। यानी इनके अंदर कोई यूज नहीं करा गया ऐसा कोई गो, ये बस अपने दिल से अपने अंदर से एक ऑब्जेक्ट, एक गोल को लेके यूनाइटेड हो गए थे। ऐसी फोर्स के साथ कौन सा फोर्ट्रेस नहीं टूट सकता था। दोनों भाई भिड़ चुके थे, सेंट्रल कॉन्टिनेंट और साउथर्न बॉर्डर।
और इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है ईस्टर्न सी वाले बंदों की तरफ। याद होगा तुम्हें, ईस्टर्न सी के भी बंदे यहाँ पे आए हुए थे। क्यों आए हुए थे? क्योंकि ड्यूक लॉन्ग भाई ईस्टर्न सी में घुसकर, उनके एरिया में घुसकर, उनके रैंक 8 वाले बंदों को कुत्ते की तरह मारकर उनके सामने से ड्रैगन पैलेस उठा के ले आया था। तो इन इस बात का भाई एकदम भाई ह्यूमिलिएशन जो इनके ऊपर हुई थी, उसका बदला लेना था ईस्टर्न सी वालों को। तो ये लोग भी आए थे, हिडन ड्रैगन केव के अंदर गलती से घुस गए थे। जाना था ड्रैगन पैलेस को ढूँढने के लिए, लेकिन एक गलती से घुस गए हिडन ड्रैगन केव के अंदर, जो कि बहुत खतरनाक थी। और यहाँ पे इन लोगों का सामना हो गया था एक खतरनाक बंदे से, और ये लोग फँस चुके थे ईस्टर्न सी वाले। इनकी तरफ ही सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट हिडन ड्रैगन केव का ग्रैंड फॉर्मेशन। मैरी ड्रैगन्स हवा में घूम रहे थे। ईस्टर्न सी के रैंक 8 गुइमोटल शोंग क्यूआई युआन को पूरी तरह से एकदम घेर कर, ड्रैगन एक साथ एक जाइंट बॉल बना के एकदम घेर रखा था। मीन्स ऐसा हो रखा है कि जो सोंग क्यूआई युआन है, ये बंदा बीच में, उसके आसपास पूरा ड्रैगन की एकदम इल्यूजन घूमे जा रहे हैं, एकदम स्मोक वाले ड्रैगन घूमे जा रहे हैं। ये फॉर्मेशन के पार्ट थे। सोंग क्यूआई युआन सोच में कहता है, ये एशियंट पॉइजन ड्रैगन क्लियरली फॉर्मेशन की पावर से बने हैं, फिर भी इतने एजाइल है जैसे कि रियल हों। वो खुद को डिफेंड करते हुए सोच रहा था, इन एशियंट पॉइज़न ड्रैगन को मारना मुश्किल नहीं था, पर प्रॉब्लम ये थी कि एक वेव खत्म होती तो दूसरी तुरंत ही आ जाती, और टेंस ऑफ थाउज़ेंड एशियंट पॉइज़न ड्रैगन फॉर्मेशन की पावर से बन रहे थे। रूट सोर्स फॉर्मेशन ही था, जब तक फॉर्मेशन ना तोड़े तो एस्केप इम्पॉसिबल था। सॉन्ग यूआई कहता है, मेरा फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट बहुत लो है, अभी तक एक भी फ्लॉ नहीं मिला मुझे इसके अंदर, यानी फॉर्मेशन में भी तोड़ नहीं पाऊंगा। उसने अपने दांत को कस लिया और यूज़ करा इमॉर्टल किलर मूव, परफेक्ट राउंड लाइट। उसकी बॉडी के अराउंड एक बॉल शेप्ड येलो लाइट बैरियर बन गया। एशियन पॉइजन ड्रैगन कितने भी वायलेंट हो, उस थिन लाइट शील्ड को तोड़ ही नहीं पा रहे थे। इससे क्लियर था कि सॉन्ग क्यूआई लाइट पाथ का फाउंडेशन बहुत डीप था, पर उसका अपोनेंट सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन था। यहाँ फॉर्मेशन पाथ समझ, मतलब एक तरीके से फॉर्मे, मतलब देखो, अगर जीतना है ना सॉन्ग क्यूआई को, तो लाइट पाथ यहाँ पे काम नहीं आएगा, यहाँ काम आएगा फॉर्मेशन पाथ। और इसके पास फॉर्मेशन पाथ में अटेंडेंट बहुत कम है, तो दिक्कत थी। जैसे यहाँ पे ना, पता है पहले फेंगयुआन ह्यूमन पाथ और इन्फॉर्मेशन पाथ में काउंटर किया गया था, वैसे ही सॉन्ग क्यूआई को फॉर्मेशन पाथ से सप्रेस किया जा रहा था। यानी यहाँ पे सॉन्ग क्यूआई का फॉर्मेशन पाथ कमज़ोर है, तो इसको भाई सप्रेस किया जा रहा है, फॉर्मेशन पाथ की चीज़ों को एकदम लाया जा रहा है इसके सामने, और ये दबा जा रहा है उसके चक्कर में। और जैसे फेंगयुआन के साथ हुआ था, फेंगयुआन ह्यूमन पाथ और इन्फॉर्मेशन पाथ में ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं है, तो इस चक्कर में वो इस चीज़ों से दब जाता है, इसलिए। नॉर्मली रैंक 8 गोइमोटल दूसरे पाथ के इफ़ेक्ट्स इमिटेट कर सकते हैं। सॉन्ग क्यूआयन भी लाइट पाथ से फॉर्मेशन पाथ जैसा इफ़ेक्ट बना सकता था, पर सामने हेविली कोड का सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन था, वही ग्रैंड फॉर्मेशन जो लेजेंडरी इमोर्टल डेसर्ट बीस्ट डी ज़ांगशेंग को सील कर सकता था। तो ये कैसे कुछ कर सकता है यार? फ्लो ना मिलने की वजह से सॉन्ग क्यूआई सिर्फ डिफेंस कर रहा था, चांस का वेट कर रहा था। फॉर्मेशन के कंट्रोल एरिया में ओल्ड मैन बाईफैंग सुपर इमॉर्टल कह रहा हूँ, सॉरी, सुपर फॉर्मेशन ऑपरेट कर रहा था। उसके पास एक यंग लुकिंग रैंक 6 इमॉर्टल खड़ा था, उसका ग्रैंडसन था फेंग चेनज़ी। ये 2 लोग थे हेविली कोड के बंदे। एक बंदा है ओल्ड मैन बाईफैंग जो कि हेविली कोड का मेंबर है, और दूसरा है फेंग चेनज़ी। ये हेविली कोड का मेंबर नहीं है, इसका ग्रैंडसन है। फेंग चेनज़ी यानी जो बंदा था, बेटा इसका, ऐसा जो भी होगा इसका, वो कहता है, ग्रैंडफ़ादर, ये तो कमाल हो गया, सारे रैंक 8 गो इमॉर्टल ट्रैप हो गए हैं, ये ह्यूज कंट्रीब्यूशन है। अब हम अपनी गलती स्टोन कर सकते हैं, इस कस्ट पैलेट से निकल सकते हैं। आप भी अपनी हेविली कोड का रियल मेंबर बन जाओगे। ओके, तो अगर आप शायद भूल गए होंगे, शायद ना फेंग चेनज़ी को कोई सज़ा मिली होगी। वो सज़ा सोच रहा है कि अगर मैंने रैंक 8 बंदे को पकड़ लिया और इनको हेविली कोड को दूँगा, तो जो मेरी सज़ा है खत्म हो जाएगी। देखते हैं आगे। ओल्ड मैन बाईफैंग ने हेड शेक किया, उसकी नज़र सीरियस हो गई। ओल्ड मैन बाईफैंग कहता है, तुम सिचुएशन समझ नहीं रहे, ये रैंक 8 गो इमॉर्टल भी अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर एक तरीके से अनहार्म्ड है, फॉर्मेशन के एसेंस तोड़ नहीं पा रहे, इसलिए बस वेट कर रहे हैं रेनफोर्समेंट का। जैसे ही कोई फ्लॉ इनको मिलेगा, ये शॉकिंग पावर के साथ काउंटर करेंगे। फेंग चेनज़ी का फेस अब सफ़ेद सा पड़ गया। फेंग चेनज़ी यानी जो बंदा था, वो कहता है, फिर हम क्या करेंगे ग्रैंडफ़ादर? हमें पहले रेनफोर्समेंट, मतलब हम पहले रेनफोर्समेंट मँगा लेते हैं ना, हम अपने बंदे मँगा लेते हैं पहले। हेविली कोर्ट अभी तक वैसे आया क्यों नहीं है? आपने तो भेज दिया होगा, मैसेज आए नहीं वो लोग। ओल्ड मैन बाईफैंग थोड़ी देर चुप रहा। ओल्ड मैन बाईफैंग कहता है, हमें कैसे पता होगा हेविली कोर्ट क्या प्लान कर रहा है? अभी बस पूरी ताकत से यहाँ हमें गार्ड करना होगा। जैसे उसने ये बोला, फॉर्मेशन ज़ोर से काँप उठी। यहाँ पे फेंग चेनज़ी कहता है, क्या हुआ क्या हुआ? ये किसी रैंकेड गो इमॉर्टल ने फॉर्मेशन का कोई फ्लॉ ढूँढ लिया क्या? तो यहाँ पे अपना ओल्ड मैन बाईफैंग कहता है, नहीं, नहीं, वो ईविल ड्रैगन है, वो ईविल ड्रैगन है। वो ड्रैगन मतलब दोबारा से जाग कर कुछ कर रहा है उँगली। उसका फेस तुरंत ही सफ़ेद पड़ गया। हिडन ड्रैगन केव इसलिए फेमस थी, यहाँ ईविल ड्रैगन डी ज़ांगशेंग सील था। अब डी ज़ांगशन स्ट्रगल कर रहा था, उठने की कोशिश में था। डी ज़ांगशेंग नॉर्मल बीस्ट नहीं था, वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट की अर्थ वेन में जमा एंडलेस हेटेड और एंगर और ग्रजेस से बना हुआ एक बीस्ट था। नॉर्मली वो सील के अंदर स्ट्रगल करता रहता था, अगर वो सक्सीड कर जाता तो मैसिव अर्थक्वेक आता। ओल्ड मैन बाईफैंग
एक तरीके से एक काम ये भी था कि डी-सैंक्शन को सप्रेस करके सेंट्रल कॉन्टिनेंट को अर्थक्वेक से बचाना। यानी इस पागल ड्रैगन को, इस छिपकली को समझाना कि भाई तू ज़्यादा उछल-कूद मत कर, बैठा रहे एक जगह पर, क्योंकि भाई ये अर्थ वेन से जुड़ा हुआ है और अगर ये उँगली करेगा तो जैसे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो हिल जाती हैं, तो इसकी वजह से वो मूव करती हैं तो अर्थक्वेक आते हैं। सेम इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आएँगे और ये अर्थक्वेक का रीज़न था। अगर ये शांत बैठा रहेगा तो अर्थक्वेक नहीं आएँगे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इसको शांत रखना भी इसका काम था अपने ओल्ड मैन का। देखते हैं अब आगे क्या होगा। पर सिचुएशन अब बदल चुकी थी। फेंगयुआन और बाकी रीजन के गुइमोटो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रैम्पेज कर रहे थे। काउंटलेस लाइफ फॉर्म मर रहे थे और एक तरीके से अंदर से फ़ियर, हेटेड और ग्रजेस दोबारा से बढ़ रही थी। और ये सारी ग्रजेस का यूज़ करके अपने जो ड्रैगन था, पागल हुए जा रहा था। डी ज़ांगशेंग ने ये सारे नेगेटिव इमोशन एब्ज़ॉर्ब किए और इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई थी। जब ईस्टर्न सी के गुइमोटो ने फॉर्मेशन अटैक किया, डी ज़ांगशेंग अलर्ट हो गया। वो बहुत चालाक था, उसने पेशेंस रखी और स्ट्रेंथ गैदर की और अब अचानक मूव किया। ओल्ड मैन जो था, वो ऑफ गार्ड हो गया इस जगह पर, वो कुछ कर ही नहीं पाया। उसने तुरंत ही फॉर्मेशन की पावर से डी ज़ांगशेंग को सप्रेस करने की कोशिश की। डी ज़ांगशेंग कहता है, जब ड्यूक लोंग ने लास्ट टाइम इस फॉर्मेशन का यूज़ किया था, तब ये 30% वीकन हो चुकी थी। अब मेरी स्ट्रेंथ सीक्रेटली 50% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओल्ड मैन बाईफैंग, अभी भाग जाओ तो शायद ज़िंदा बच जाओ, वरना जब मैं फॉर्मेशन तोड़ूँगा ना तो भाई तुम्हारा जो कॉर्प्स है, यानी तुम्हारी जो लाश है उसके भाई चिथड़े उखाड़ दूँगा, बचेगा नहीं कुछ उसका, सोच लो। उसकी आवाज़ एकदम थंडर जैसी थी, पूरा एकदम अर्थ ट्रेंच काँप रहा था। ओल्ड मैन बाईफैंग कहता है, सपने भी मत सोचना कि तू यहाँ से निकल पाएगा। उसका फेस अभी भी खराब था लेकिन डिटर्मिनेशन सॉलिड थी अपने ओल्ड मैन की। इसी वक्त फॉर्मेशन के एक स्पेस में ईस्टर्न सी के रैंकेड गुई मॉडल क्विंग यूएन की आंखें एकदम चमक उठी। उसका ऑरा वोल्केनो जैसा फूट पड़ा। क्विंग यूएन कहता है, मुझे एक फ्लॉ मिल गया, मुझे एक फ्लॉ मिल गया। इसके अंदर एक दिक्कत है, फॉर्मेशन में कोई दिक्कत है। इमॉर्टल किलर मूव, माउंटेन सेपरेशन, बैम। एक जायंट पैंथर माउंटेन अचानक अपीयर हुआ और वो सीधा फॉर्मेशन के लूप होल पर ही क्रैश हुआ जहाँ पे वो दिक्कत थी और हवा ठंडा जैसी आवाजें गूंज उठी। हिडन ड्रैगन केव का सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन पहले ही ईस्टर्न सी के गो इमॉर्टल और डी जांगशेंग के प्रेशर में लिमिट पे था और अब क्यू अन ने एक अचानक से अटैक कर दिया लूप होल के ऊपर। बिल्कुल वो टूट चुकी एकदम, होता है ना कि एकदम, होता है कि किसी चीज़ की लिमिट है कि भाई वो 20 किलो से ज़्यादा वज़न उठा नहीं सकती और तुम उसके बाद 50-60 किलो वज़न रखो तो अपनी एकदम लास्ट जान लगा रही होती है, उसी चीज़ पे एकदम लग रहा था। और पफ आवाज़ आई और फॉर्मेशन कोलैप्स हो गई। ओल्ड मैन बाईफेंग को हैवी बैकलैश लगा। उसके भाई मुँह से तो क्या बोले, खून-वून निकल गया, चेहरा कागज़ जैसा सफ़ेद हो गया, डेथ के बिल्कुल करीब पे आ गया था क्योंकि पूरी जान से फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा था। जब पूरी जान से ये मरने वाला था। तभी क्या होता है, उससे भी कुछ बुरा, क्रैक आवाज़ आई, शीशे टूटने जैसी आवाज़ आई, फॉर्मेशन का बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ़ जो कंट्रोल एरिया था वो बचा था, वो मुश्किल से ही लास्ट टेरिटरी डिफेंड कर रहा था। ईस्टर्न सी के इमॉर्टल की विज़न हिल गई, सब फॉर्मेशन से फ्री हो गए और यहाँ पे शेंग कॉन्ग शेंग कहता है, मैं सेंस कर सकता हूँ, रैंक 8 इमॉर्टल बहुत फॉर्मेशन कोर के बाहर है और सॉन्ग क्यूआईएन कहता है चार्ज, वो ज़ोर से हँसा और आगे बढ़ा। सॉन्ग क्यूआईएन कहता है, मतलब वो आगे बढ़ गया था दूसरों को लेके। तो पीछे रुककर हील करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग रुक गए थे, फॉर्मेशन तोड़ने में उसे थोड़ी बहुत इंजरी लगी थी, वो रुक गया था। सॉन्ग सॉन्ग सॉरी कह रहा हूँ, क्विंग यूअन पीछे रुक गया था अपनी इंजरी हील करने के लिए। वो फॉर्मेशन पाथ कोई इमॉर्टल नहीं था, इसलिए ब्रूट फोर्स यूज़ करनी पड़ी थी। अब देखते हैं डी ज़ांगशेंग। भाई डी ज़ांगशेंग तो एक्साइटमेंट में गरज उठा। उसकी आवाज़ ठंडा जैसी थी। ईस्टर्न सी के इमॉर्टल के एक्सप्रेशन अब यहाँ पे बदल चुके थे क्योंकि उन्हें भी फ़ील हो गया था कि भाई आगे तो हम बढ़ गए लेकिन यहाँ से तो कुछ खतरनाक और फ़ील हो रहा है। इमॉर्टल्स कहते हैं जल्दी, जल्दी कंट्रोल एरिया को डिस्ट्रॉय करो। डी ज़ांगशेंग कहता है मैं आज़ाद होने वाला हूँ। हा, 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 हा। डी ज़ांगशेंग कहता है ओल्ड मैन ड्यूक लोंग, बाहर आते ही मेरी जो मैं ना तेरी नस-नस चीर के ना तुझे ज़िंदा खा जाऊँगा बुड्ढे, तू बचेगा नहीं। वो ओल्ड मैन बचेगा नहीं तू, ड्यूक लोंग बचेगा नहीं तू। उसकी हेटेड भरी आवाज़ ने सबकी भाई कोल्ड एकदम कोल्डनेस जगा दी थी, एकदम स्पाइन में एकदम गूज़बम्प आ गए थे। टॉन कंट्रोल एरिया के अंदर फेंग चेनज़ी रो रहा था ओल्ड मैन बाईफेंग को पकड़कर। यहाँ पे फेंग चेनज़ी कहता है ग्रैंडफ़ादर प्लीज़ सर्वाइव करो, हेवेली कोड की रिइंफोर्समेंट अभी तक क्यों नहीं आई है? ओल्ड मैन बाईफेंग लगातार खून उगल रहा था, नीचे खून का तालाब बन चुका था। दोनों पूरी तरह से डेस्परेशन में थे। अब यहाँ पे सीन दोबारा से शिफ्ट होता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट एम्परर सिटी के अंदर। एक जायंट सिटी गूवॉर्म से बनी थी। वर्ल्ड की नंबर 1 मॉर्टल गू हाउस थी। साथ ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मॉर्टल गैदरिंग पॉइंट था। यहीं रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का फाइनल होने वाला था। आसमान में ऊपर फेंग युआन खड़ा था। उसके अराउंड ऑस्पिशियस क्लाउड थे। लक पाथ मेथड और ट्रेसेस छुपाने के लिए चीज़ें लगाई हुई थी। इसके अलावा उसने अपने ऊपर 10 से ज़्यादा इमॉर्टल मेथड लगाए हुए थे। लोगों की इन्वेस्टिगेशन से मुश्किल से बच पा रहा था। ह्यूमन पाथ मेथड उसके पास नहीं थे, फिर भी ये काफ़ी था उसे बचाने के लिए। उसकी नज़र एम्परर सिटी पे टिकी हुई थी। फेंग युआन अपनी सोच में कहता है,
अभी तक किसी और ने कोई मूव क्यों नहीं किया? फेंगयुआन कहता है लॉन्गेविटी हेवन का रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला, डैम इट! उसने एक अजीब-सा लुक दिया। उसे पता नहीं था कि साउथर्न बॉर्डर के इमोर्टल्स फुल मोराल के साथ भाई इन्फ्लेमेबल ब्रेसलैंड पर अटैक कर चुके हैं। उसे ये भी नहीं पता अभी तक। और हिडन ड्रैगन केव में ईस्टर्न सी के इमोर्टल भाई फॉर्मेशन तोड़ चुके हैं और सिर्फ कोर बचा है। ये बात अभी तक फेंगयुआन को पता ही नहीं है। फेंगयुआन कहता है मैं हेवेली कोर्ट को फेड को कंप्लीट एक तरीके से रिपेयर नहीं करने दे सकता। मैं एम्परर सिटी डिस्ट्रॉय करूँगा और फाइनल के सारे गू मास्टर को मार दूँगा। उसके ऑर्डर पर एक इमॉर्टल गुहा हाउस से मीटियोर की तरह नीचे गिरा और उस इमॉर्टल गुहा हाउस के अंदर हाई लाओलान, बाइंडमिंग, युंगयुशी और क्यूआई क्लैन के गू इमॉर्टल लगभग फेंगयुआन के सारे सबऑर्डिनेट्स भी वहीं थे। ली हुआंग कहता है, "कौन है जो यहाँ पे अटैक करने की हिम्मत कर रहा है? सबको मैं मार डालूँगा।" ली हुआंग ने ऊपर देखा। ये आवाज़ एम्परर सिटी में गूंज उठी। ली हुआंग रैंक 8 एक्सपर्ट था और यहाँ का गार्डियन या गार्जियन जो भी है। जैसे ही उसने बोला, मल्टीपल इमॉर्टल गुहा हाउसेस अपीयर हुए। वो एम्परर सिटी के अराउंड घूमने लगे, जैसे एकदम पैटर्स सन के अराउंड घूमते हैं। फेंगयुआ सोच में कहता है, "मेरा इमॉर्टल गुहा हाउस बाईशांग रूट हेवन के 33 हेवनली हॉल से बना है। हेवन फॉर्म किलर मूव के स्टोरेज के साथ कुछ गुवम जोड़कर मुश्किल से असेंबल किया गया है। ये शायद इन इमॉर्टल गुहाउसेस का मैच नहीं है, क्योंकि भाई हेवेली कोर्ट में ली हुआंग ने भी अपने इमॉर्टल गुहाउस निकाल लिए थे और बहुत सारे निकाले थे। ये वाले बहुत सारे इमॉर्टल गुहाउस और साथ में अकेला फेंगयुआन का इमॉर्टल गुहाउस आसमान में था। देखेंगे कौन जीतेगा। फिर भी फेंगयुआन ने रिट्रीट का ऑर्डर नहीं दिया, वो भी लड़ने के लिए तैयार था। ये सिचुएशन उसने एक्सपेक्ट की थी, पर चॉइस ही नहीं थी। टाइम बहुत कम बचा था। उसने डिसाइड किया कि जब बाइंडमिंग और बाकी लोग फाइट नहीं कर पाएँगे, तब वो खुद आएगा। और जैसे एस्पेक्ट था, बाइलिमिंग और बाकी लोग मल्टीपल इमॉर्टल हाउस से एकदम घिरे हुए थे। स्टार्ट से ही सप्रेस हो गए थे। हेवेली कोर्ट ने यहाँ इतनी थिक डिफेंस लगा रखी थी कि क्या बताएँ, ओवरकिल बिल्कुल। और थोड़ी देर में उनका इमॉर्टल हाउस हेवीली डैमेज हो गया। हर बार बिल्कुल एकदम तरीके से ऐसा लग रहा था कि बस अब खत्म है, अब तो हार गए भाई, जीत ही नहीं सकते। फेंगयुआन भी देख रहा था बैटल को, वो घुसने ही वाला था, तब उसका एक्सप्रेशन फ्रीज़ हो गया। उसने एक डायरेक्शन में देखा, कई रैंकेड गू इमॉर्टल अपीयर हुए, उनके साथ मल्टीपल इमॉर्टल हाउसेस भी आ रहे थे। फेंगयुआन शॉक और जॉय में एकदम खुश हो गया। उसने देखा कि ये वेस्टर्न डिज़र्ट के रैंकेड गू इमॉर्टल हैं और सुपर फोर्सेस के इमॉर्टल गू हाउसेस भी आ रहे थे। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। सही है भाई। फेंगयुआन के एंटर करने से पहले ही फेंगयुआन अभी हार रहा था, उसका इमॉर्टल गू हाउस यहाँ पे टूट जाता। बाय नेमिंग यिंगमुशी, हाईलॉन ये भी मुसीबत में पड़ जाते, लेकिन देखो आ ही गए ये लोग आखिरकार। इसे ये भी नहीं पता कि साउथर्न बॉर्डर के भी लोग आ चुके हैं और ईस्टर्न सी के भी लोग आ चुके हैं। इसे ये नहीं पता, इसे लग रहा है वेस्टर्न डिज़र्ट के ही आए हुए हैं अभी तक। आगे देखते हैं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हेवेली कोड के अंदर। फेरीज़ीवी कहती है वेस्टर्न डिज़र्ट और साउथर्न बॉर्डर की मेन फोर्सेस आ चुकी हैं। अगर अर्थ वेन फ्यूज़ नहीं होती और रीजनल वॉल अभी तक थिक होती, तो हेवेली कोड का इतना मतलब हेवेली कोड को ना इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक कभी फेस नहीं करना पड़ता। वो सही थी। ग्रेट एरा आने वाली थी। 5 रीजन एक बन रहे थे। रीजनल वॉल गायब हो रही थी और बाकी 4 रीजन को स्ट्रॉन्ग थ्रेट फील हो रहा था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। अब हेवेली कोर्ट फेट इमॉर्टल को रिपेयर करना चाहता था। ये और भी ज़्यादा डेंजर बन गया था। बाकी रीजन को रोकना ही था। ड्यूक लॉन्ग कहता है सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप अभी तक आया नहीं है वैसे। फेरीज़ीवी कहती है हाँ, नॉर्थर्न प्लैन्स से सिर्फ कुछ लोग आए हैं। उनकी मेन फोर्सेस अभी तक दिखी भी नहीं है। फेंगयुआन भी नहीं आया। रिवर ऑफ टाइम की बैटल को देखते हुए वो शायद बिंग शाई चुआन के साथ फिर से जॉइन करेगा। वो मतलब इसे अभी तक नहीं पता फेंगयुआन आया है कि नहीं। देखते हैं, कोई नहीं। सही बात है। इन लोगों को जो लग रहा है ना कि अभी जो अटैक हुआ है बाय नेमिंग, हाई लाओलॉन ये सब इमॉर्टल हाउस के अंदर से अटैक कर रहे हैं ना उस एम्परर सिटी के ऊपर, तो इनको ये नहीं पता कि ये फेंगयुआन ने ऑर्डर दिया है। इनको ये भी नहीं पता उसके अंदर बाय नेमिंग और हाई लाओलॉन है। इनको ये लग रहा है कि एक इमॉर्टल हाउस आया है अटैक करने के लिए एम्परर सिटी के ऊपर। इनको अभी तक पता नहीं चला कि फेंगयुआन अभी तक आया है कि नहीं आया। ये लोग अभी एक तरीके से हवा में ही गायब होके मतलब सोचे जा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे सीन। मतलब लग गए थे भाई, हेवेली कोर्ट की फील्डिंग सेट हो चुकी है। फेरिज़ी भी कहती है, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फिर से डिड्यूस करती हूँ कि क्या हो सकता है। ड्यूक लॉन्ग ने हाँ में हाँ मिलाया, तब उसका एक्सप्रेशन थोड़ा-सा बदल गया। उसने दूर से देखा, ड्यूक लॉन्ग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, लो वो आ चुके हैं। अगले ही मोमेंट हेवेली कोर्ट के स्काई के भाई ऊपर रेनबो फॉग फैल गया, उसमें से रैंक 8 इमॉर्टल हाउसेस, कैलेमिटी, लक, अल्टर बाहर आया। फेरिज़ी भी कहती है, ये नॉर्थर्न पैस की ब्रूट है, ब्रूट फोर्स है, इतनी हिम्मत, सीधा हेवेली कोर्ट के ठीक ऊपर आए हैं ये लोग। ये वहाँ नहीं आए, ना तो एम्परर सिटी में आए, ना तो इनफ्लेमेबल ब्लेसलैंड पे आए, ये आए हैं हेवेली कोर्ट के ऊपर। देख रहे हो? इनको ये भाई बात तो है ऐसी थोड़ी ना। कहते हैं नॉर्थर्न पैस वाले जंगली लोग तो ऐसे ही थोड़ी ना ये। गुस्से से उसका पूरा एकदम शरीर काँप रहा था। साइड में खड़े ओल्ड मैन ज़ैंग युआन बिल्कुल इस एकदम स्पीचलेस हो गया, क्योंकि किसने एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग हेवेली कोर्ट के ऊपर अटैक कर देंगे। इनको लगेगा कि भाई इनफेलेबल ब्रेसलैंड के ऊपर अटैक करेंगे या जो रिफाइनर पाथ का कन्वेंशन हो रहा है जिससे सक्सेस का दाँव-माक मिलेगा उस जगह पे अटैक करेंगे ताकि वो चीज़ ना मिले, फेट को रिस्टोर ना हो, या कहीं रिसोर्स पॉइंट के ऊपर अटैक करेंगे जहाँ से लूट ले। लेकिन नहीं, इनको ये नहीं चाहिए। इनको चाहिए हेवेली कोर्ट खत्म हो जाए। देख रहे हो कहाँ अटैक करा है। ड्यूक लोंग कहता है, "हा, हा, हा! यही तो नॉर्थर्न पैस वालों का कैरेक्टर है।" वो हँसते हुए खड़ा हो गया।
अब आगे देखते हैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट एम्प्रेस सिटी में। ये फैन कहता है ये वही इमॉर्टल गुहा हाउस है जिसके बारे में मास्टर ने बताया था। ये फैन फाइनल तक पहुंच चुका था। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में गहरा शौक था। बाकी पार्टिसिपेटिंग गो मास्टर का रिएक्शन भी ऑलमोस्ट सेम था। ये फैन सोच में कहता है इमॉर्टल गुहा हाउसेस नॉर्मली सुपर फोर्सेस की फाउंडेशन होते हैं, इतने सारे एक साथ, शायद रीजनल वॉल की वैनिश होने और अर्थ वेन के एक होने के बाद, मतलब 5 रीजन केओटिक वॉर में ऐसी बैटल ना हो। यानी ये सोच रहा है ऐसा ना हो, अरे भाई ये तो होने वाला है। तभी ये फैन के पास एक आवाज़ आई। होंग ही कहता है ब्रदर ये आखिरकार हम दोनों कम्पीट कर पाएँगे और विनर डिसाइड होगा। ये फैन ने नज़र घुमाई, स्माइल की। ये फैन सोच में कहता है मास्टर ने मुझे इस रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में भेजा था। सोचा भी नहीं था कि इतना टैलेंटेड बंदा मिलेगा। इवन अगर मैं बाद में हार भी गया, ये एक्सपीरियंस प्राइसलेस होगा। ये स्वॉर्म ब्रदर ही सबसे बड़ी, मतलब एक तरीके से गेन है। यानी ये, अरे ये ना रिफाइनमेंट बात कन्वेंशन के अंदर का सीन चल रहा है। यानी एम्पायर सिटी के अंदर ये जो नॉर्मल लोग हैं शायद वो बात कर रहे हैं। इनको अभी तक पता नहीं है कि इतनी खतरनाक चीज़ें होने वाली है। इनको लग रहा है अभी नॉर्मल फाइट चल रही है और इनको लग रहा है कि आगे जाके जब केओटिक वॉर होगी तो सब खत्म हो जाएगा, तब इतनी खतरनाक लड़ाई ना हो। इनको क्या पता कि अभी जो खतरनाक लड़ाई होने वाली है इसके बाद ये लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वो भी मुश्किल वाली बात है। आगे देखते हैं। ये तो नॉर्मल लोगों की कन्वर्सेशन थी एम्पायर सिटी के अंदर, जो कि रिफाइनमेंट बात कन्वेंशन के अंदर जॉइन करने आए हैं। देखते हैं पिछले राउंड में होंगी और ये फैन दोनों जीते थे। नेचुरल सी बात थी, दोस्ती हो गई थी। बातचीत के बाद बॉन्ड स्ट्रांग हो गया और एक ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन के बाद दोनों ने स्वॉर्म ब्रदर्स बनने का डिसीजन ले लिया। यानी मतलब मतलब एक मदर्स वाले ब्रदर, वो वाले ब्रदर, यार वो डायलॉग मैं भूल जाता हूँ यार, पता नहीं कौन सा डायलॉग होता है। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, जो भी है, अदर ब्रदर जो भी है, यार छोड़ो। होंगी कहता है ये रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन एक तरीके से बहुत अलग है, प्रेडिक्टेबल नहीं है। ऊपर से आसमान में देखो वो इमॉर्टल लैंड हो रहे हैं, हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ये फैन कहता है कंसर्न के लिए थैंक्स ब्रदर, ये मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत आने वाली है। ये फैन ने फाइनल कंपटीशन में पूरा फोकस लगा दिया था। एम्पायर सिटी के बाहर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के कई मॉडल गुहा हाउसेस अलग-अलग रैंक के थे। वो एम्पायर सिटी के अराउंड एक तरीके से स्प्रेड हो गए थे और 3 लेयर डिफेंस लाइन बन गई थी। डिफेंस के बाहर वेस्टर्न डेजर्ट के रैंक के एक्सपर्ट और उनके इमॉर्टल गुहा हाउसेस भी थे। उसके अलावा एक और इमॉर्टल गुहा हाउस था, बाइनेमिंग, और बाकी लोग जिसके अंदर थे वो कंट्रोल कर रहे थे। ये ना फेंगयुआन का था और ये लोग नहीं जानते कि ना ये मतलब ये फेंगयुआन का है। और जल्दी में असेंबल किया हुआ इमॉर्टल गुहा हाउस था, यानी जल्दी-जल्दी में बनाया हुआ, जिसका नाम तक अभी रखा नहीं गया था। फेंगयुआन पहले खुद आने वाला था, पर वेस्टर्न डिज़र्ट के गो इमॉर्टल को देखकर उसने फिर से हिडन रहने का डिसीजन ले लिया। वेस्टर्न डिज़र्ट के गो इमॉर्टल अपने इमॉर्टल हाउसेस के साथ आगे बढ़े। डिस्टेंस कम होता गया और सेंट्रल कॉर्नर पर प्रेशर भारी पड़ रहा था। यहाँ तक कि ली हुआंग जो कमांड कर रहा था उसे भी अब प्रेशर फ़ील होने लग गया। उसके पास ह्यूज बैटल एक्सपीरियंस था, पर इतनी बड़ी स्केल की जो फाइट थी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ली हुआंग ने गो इमॉर्टल के chaotic बैटल देखे थे, पर इतने सारे इमॉर्टल गो हाउसेस एक ही बैटलफील्ड में ये पहली बार था। इमॉर्टल गो इमॉर्टल से काफ़ी रेयर होते हैं। नॉर्मली इंडिविजुअल गो इमॉर्टल के पास अपना इमॉर्टल गो हाउस नहीं होता। ये सिर्फ सुपर फोर्सेस ही अफोर्ड कर सकते हैं एक इमॉर्टल गो हाउस को। एक अकेला गो इमॉर्टल इतनी वेल्थ, एबिलिटी और टाइम गैदर ही नहीं कर सकता। ऊपर से इमॉर्टल गो हाउसेस सिंगल पर्सन के यूज़ के लिए आइडल भी नहीं होते, यानी बने भी नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसेंस लगता है। सुपर फोर्सेस के लिए एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस क्रूशियल होता है। इमरजेंसी में ये रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ का काम करता है। रैंक 8 गो इमॉर्टल रेयर होते हैं। कई फोर्सेस के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर सिर्फ रैंक 7 होते हैं। ऐसे में एक रैंक 7 इमॉर्टल गो हाउस सिचुएशन स्टेबलाइज़ कर देता है। हाँ, इमॉर्टल गो हाउसेस के फ्लॉज़ भी होते हैं, दिक्कतें भी होती हैं, उनके मेथड फिक्स होते हैं, काउंटर किए जा सकते हैं। इसलिए भले भले ही रैंक 7 इमॉर्टल गो हाउस रैंक 8 को राइवल कर सके, पर ट्रूली रैंक 8 गो इमॉर्टल से 1v1 फाइट नहीं जीत सकता। अब यहाँ जितने भी इमॉर्टल गो हाउसेस थे, सब कम से कम रैंक 7 के थे और सबके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ भी थी। और एक एंगल से देखा जाए तो ये बैटल 10 से ज़्यादा रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ एक्जिस्टेंस के बीच थी। दोनों साइड नर्वस और प्रेशर फील हो रहे थे, पर ये बैटल अनअवॉइडेबल था, यानी अवॉइड नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। जैसे ही डिस्टेंस एक सर्टेन लेवल तक कम हुआ, सेंट्रल कॉर्नर की सेकंड डिफेंस लाइन का एक इमॉर्टल गो हाउस अटैक में आ गया। वो इमॉर्टल गो हाउस छोटा-सा डेलिकेट था, एक ब्यूटीफुल पवेलियन जैसा, जिसमें काउंटलेस बर्ड के केजेस लटक रहे थे। अंदर से बर्ड्स की कंटीन्यूअस चिरप-चिरप आ रही थी। ये हेवनली लोटस सेक्ट का 5 इमॉर्टल गो हाउस में से एक था, जिसका नाम था कैनरी पवेलियन। इसका नाम पहले भी आ चुका है।
कैनरी पवेलियन के कई केजेस अनलॉक हो गए थे और फ्लेमिंग बर्ड्स की बारिश एकदम निकल रही थी और मिड एयर में उनका साइज एक्सपेंड हुआ। ओरिजिनल साइज वापस आ गया। वो घोड़े के कैरेज जितने बड़े थे। रेड बॉडीज, आग जैसे फेदर्स, इंटेंस हीट और आंखें मोल्टन मैग्मा जैसी थी। उसकी चिरपिंग लावा फ्लो जैसी साउंड कर रही थी। और एशियन डेसर्ट बीस्ट मोल्टन फ्लेम बर्ड यहाँ पे यूज हो रहे थे। वेस्टर्न डिजर्ट के गुई मोटर कहते हैं सावधान रहना, ये बर्ड से सेल्फ डिटोनेट कर सकते हैं। पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये हेविली कोट का मतलब हेविली कोट नहीं, उस सेक्ट का बड़ा खतरनाक वाला कैनरी पवेलियन इमॉर्टल गुहा हाउस है जिसके अंदर ये बहुत खतरनाक मोल्टन फ्लेम बर्ड है जो कि फटते भी है। संभल के रहना। वेस्टर्न डिजर्ट के लोगों ने अपने आप को मतलब अपने साथियों को वार्निंग दे दी थी। वेस्टर्न डिजर्ट के गुई इमॉर्टल थोड़ा सा हंस के कहता है, वैसे फायर पाथ एशियन डेसर्ट बीस्ट, कोई बात नहीं, आने दो, इसको भी संभाल लेंगे, फटेंगे देख लेंगे। हँसते हुए एक इमॉर्टल घोस्ट आगे आया उसे लड़ने के लिए। वो जायंट वाटर व्हील जैसा था, बड़े-बड़े व्हील्स थे और साथ में रोल कर रहे थे। व्हील से एक ह्यूज रेड लाइट निकली, रिबन जैसी लग रही थी और उसने बर्ड ग्रुप को एकदम लपेट लिया। मोल्टन फ्लेम बर्ड चिल्लाए, स्ट्रगल किया पर ज़्यादातर रेड लाइट में सप्रेस हो गए। उसने तो मतलब फटने की कोशिश की, लावा भी बन गया पर वो लावा रेड लाइट में ही अब्ज़ॉर्ब कर लिया गया और स्ट्रॉन्ग लाइट और ज़्यादा हो गई। यानी वेस्टर्न डिज़र्ट का पावरफुल मूव था भाई ये। वेस्टर्न डिज़र्ट का 1 पॉइंट। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की गो इमॉर्टल कहते हैं, भई ये कौन-सा इमॉर्टल गो हाउस है? ये कैसा मूव था? सेंट्रल कॉन्टिनेंट की साइड एकदम शॉक में थी। मोल्टन फ्लेम बर्ड्स इतनी आसानी से कैसे काउंटर हो गए? देखा 0 और 1 का स्कोर हो चुका है भाई। और यहाँ पर ना वेस्टर्न डिज़र्ट के ही और भी लोग थे, यानी जो वेस्टर्न डिज़र्ट के ही लोग अटैक करने आए ना, तो यहाँ पे और भी लोग थे वेस्टर्न डिज़र्ट के। वो लोग भी अपने ही बंदों को देख के शॉक हो गए। कुछ लोगों ने देखा कि अरे भाई ये तो इमॉर्टल गुहा हाउस अपने ही बंदों का बड़ा खतरनाक है। अजीब से शेप वाला है लेकिन बड़ा खतरनाक है। इमॉर्टल गुहा हाउस को नोटिस तो करा था रैंक 8 वालों ने भी, लेकिन ज़्यादा देर ध्यान नहीं दिया। फेंग युआन कहता है, ओह! डोंग क्लैन का रेड रिवर व्हेल। फेंग युआन की आँखें चमक उठी थी। ये इमॉर्टल गुहा हाउस डोंग क्लैन का एक मिस्टीरियस इनहेरिटेंस से मिला था। फेंग युआन की प्रीवियस लाइफ में इसने ज़बरदस्त पावर दिखाई थी और काफ़ी फ़ेमस हो गया था। और नॉर्मली अगर कोई सुपर फ़ोर्स इमॉर्टल को हाउस बनाती है तो रिसर्च में बहुत टाइम लगता है और प्रोसेस के दौरान दूसरे फ़ोर्सेस के क्लूज़ भी मिल जाते हैं। मतलब दूसरी फ़ोर्सेस को क्लूज़ भी मिल जाते हैं। यानी तुम चीज़ें कुछ बनाओगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये भाई ये उँगली कर रहा है। यूएस और ईरान वाला सीन। पर ऐसे अचानक मिलने वाले इमॉर्टल गुहा हाउसेस लोगों को शॉक कर देते हैं। और डोंग क्लैन के कोई इमॉर्टल थोड़े से प्राउड फ़ील कर रहे थे। उन्होंने मोल्टन फ्लेम बर्ड्स हासिल किए थे जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल गुहा हाउस से मिले थे। और इसके साथ रेड रिवर व्हील और स्ट्रॉन्ग हो गया था, खासकर स्पीड में। फेंग युआन भी ये देख के थोड़ा बहुत शॉक में था, लेकिन उसे ज़्यादा अच्छे से पता था। वो एक लुक के साथ समझ भी गया था कि हाँ, ये वही वाला मतलब वही वाली चीज़ है। और देखो सीन वहाँ बदलते जा रहे हैं। उसने जब पिछली प्रीवियस लाइफ में देखा था तो ये वाला सीन थोड़ी ना था कि ये लोग आए हैं ऐसे फाइट करने। उसने chaotic वॉर के अंदर देखा होगा फाइट में, इसलिए। अब आगे देखते हैं। फैंग क्लैन के गुई मतलब कहते हैं टिट फॉर टैट। उसने अपने इमॉर्टल गुहा हाउस से बहुत सारे एशियन डेसर्ट बीस्ट छोड़ दिए, ज़्यादातर डॉग्स और चिकन थे। फेंग युआन इस इमॉर्टल गुहा हाउस को अच्छी तरह जानता था। ये फैंग क्लैन का चिकन डॉग कोप था। 2 बिल्डिंग्स साइड बाय साइड थी। लेफ्ट वाली येलो थी, चिकन लिखा हुआ था और राइट वाली रेड थी जिस पर डॉग लिखा हुआ था। हर इमॉर्टल को हाउसेस बैलेंस होता है पर उसकी एक स्पेशलिटी होती है। चिकन डॉग कूप और कैनरी पवेलियन दोनों एन्सिलेमेंट पाथ के थे। एक चिकन और दूसरे डॉग एन्स्लेव करता था और एक और कैनरी से एक तरीके से एन्स्लेव करता था और दोनों रैंक 7 थे। एन्स्लेवमेंट पाथ का एडवांटेज होता है लॉन्ग एट्रिएशन बैटल। बड़े ग्रुप में चिकन एंड डॉग्स आगे बढ़ते हैं कैनन फोडर की तरह। और सेंट्रल कॉर्नर के आउटर डिफेंस ने रिएक्ट करा और उन पर किलर मूव यूज़ करे। बहुत सारे चिकन और डॉग वहाँ पे मर गए, पर वेस्टर्न डिजर्ट का ग्रुप भी साथ में आगे बढ़ गया था अटैक करने के लिए। तुरंत ही इमॉर्टल को हाउसेस टकरा गए। ज़ोरदार आवाज़ें आई, स्पेस एकदम से टियर हुआ, पूरा एरिया हिलने लग गया। वेस्टर्न डिजर्ट का एडवांस और बहुत एग्रेसिव मतलब एक तरीके से चीज़ थी। जल्दी ही सेंट्रल कॉर्नर के फर्स्ट डिफेंस लेयर टूट गई। सेकंड लेयर भी लगभग टूट चुकी थी, बस मुश्किल से ही होल्ड कर पा रही थी। फेंगिमोन सोचता हुआ कहता है, वेस्टर्न डिजर्ट के पास सेंट्रल कॉर्नर के मुकाबले कम पावर है, मैन पावर कम है और इमॉर्टल को हाउसेस है। वेस्टर्न डिजर्ट साउथर्न बॉर्डर, नॉर्थर्न प्लेन्स और ईस्टर्न सी से अलग था। साउथर्न बॉर्डर में साउथर्न अलायंस था। सब सुपर फोर्सेस टाइटली काम कर रही थी। हर जगह बीकन टावर लगे हुए थे। नॉर्थर्न प्लेन्स में लॉन्गेविटी हेवन लीड कर रहा था और लोन इमॉर्टल और डेमोनिक पाथ को रिक्रूट कर रहा था। ईस्टर्न सी के रैंक 8 को इमॉर्टल ड्यूक लॉन्ग की वजह से एकजुट हो गए थे। वेस्टर्न डिजर्ट में सिर्फ सुपर फोर्सेस ही आए थे। फेंग युआन को कोई लोन इमॉर्टल या डेमोनिक पाथ मेंबर नहीं दिखा और सुपर फोर्सेस ने भी काफ़ी स्ट्रेंथ रिजर्व कर रखी थी। फैंग क्लैन सबसे ज़्यादा फोर्स लाया था और चिकन डॉग कोप, इंक्वायरी डॉग, फैलन फ्लावर हॉल और डिवाइन बिन पैलेस लाया या नहीं लाया ये नहीं पता, लेकिन वेस्टर्न डिजर्ट से सब आया हुआ तो था। फेंगियो एकदम तेज़ी से सोच रहा था। डिवाइन बिन पैलेस रैंक 8 मॉडल हाउस था। अगर वो आया होता तो सीन भाई इंटरेस्टिंग होता, पर चांस कम थे। ज़्यादा मुमकिन था कि फैंग क्लैन ने उसे अपनी बेस में ही छोड़ दिया हो। और इस कन्वेंशन में वेस्टर्न डिजर्ट और ईस्टर्न सी दोनों अलर्ट थे, एक दूसरे से मतलब वरी में थे। फेंगियन कहता है, तुम इस तरफ जाओ
ऊपर देखते हुए उसने बाइनिमिंग और बाकी लोगों को कमांड दिया। बाइनिमिंग और जो बाकी ग्रुप था ऑर्डर को फॉलो करा। वो सेकंड डिफेंस लेयर को क्रॉस करके सीधा एम्पर सिटी की तरफ बढ़ गए। सब शॉक हो गए, पर एम्पर सिटी थर्ड डिफेंस लेयर से प्रोटेक्ट हुए हो रखी थी। लेफ्ट और राइट से 2 इमॉर्टल हाउसेस उनकी तरफ चार्ज कर गए, बाइनिमिंग वाले इमॉर्टल हाउस की तरफ। लेफ्ट साइड से एक बड़ा सा इम्पोजिंग पैलेस था, हेवन लोटस सेट का यू यांग पैलेस, और राइट साइड से एक कोल्ड व्हाइट जेड टाइल वाला गार्डन था, जहाँ ना मतलब हल्की सी ड्रैगन रोड सुनाई दे रही थी। और एशियन सोल सेट का फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर था ये दोनों वाले थे बाइंडमिंग के ऊपर अटैक करने, उसका जो इमॉर्टल हाउस था उसके ऊपर। फेंगिवा ने ऑर्डर दिया था इस तरफ जाने के लिए। बाइंडमिंग के ग्रुप में अपना किलर मूव यूज़ किया, पर वो वीक था। यू फेंग पैलेस और फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर ने उसे तोड़ दिया और पास आ गए। उन्हें पता था कि इमॉर्टल हाउस वीकर है, इसलिए रिट्रीट का ही ऑप्शन था। वेस्टर्न डिजर्ट रैंक 8 को इमॉर्टल कहता है रिट्रीट नहीं कर सकते, अगर वो पीछे हटेगा तो बनाया हुआ गैप भर जाएगा, इसलिए दिक्कत वाली बात थी। तो फेंगयुन कहता है रिट्रीट करो, ऑर्डर क्लियर था। इसी मॉडल को हाउस को बचाना ज़रूरी था, अभी शुरू में डिस्ट्रॉय हो गया तो नुकसान होता, पर रिट्रीट आसान नहीं था। क्रिटिकल माउंट पर तेज हवाई बाइंडिंग और उसके ग्रुप को रोक लिया। एक 7 स्टोरी टावर सामने आया, वाइंड स्लीपिंग बिल्डिंग थी। रैंक 7 इमॉर्टल को हाउस था, ये वाइंड क्लाउड मैनर का सिग्नेचर इमॉर्टल हाउस था। इसका पेयर क्लाउड पेसिंग बिल्डिंग भी था, दोनों मिलकर रैंक 8 वाइंड क्लाउड मैनर बनता था, जो बहुत पावरफुल था। फेंगयुन की प्रीवियस लाइफ में एक टाइम पर ये नंबर 1 इमॉर्टल हाउस था। यानी ये ना 2 इमॉर्टल हाउस है, और जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये रैंक 8 की एग्जिस्टेंस बन जाते हैं। रैंक 8 की एग्जिस्टेंस बहुत पावरफुल होती है, समझ जाओ। रैंक 8 का इमॉर्टल हाउस वाइंड शिपिंग बिल्डिंग ने उन्हें एक तरीके से भाई कैद सा कर लिया, और यू यांग पैलेस मीटियोर की तरह आया, फेंगयुन के इमॉर्टल हाउस से टकरा गया। उसके बाद फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर के किलर मूव भी एकदम फेंगयुन के इमॉर्टल हाउस के ऊपर लग गए। तुरंत बाद इमॉर्टल हाउसेस का एक हिस्सा टूट गया और पिलर्स गिर गए, बड़ा सा गैप बन गया। बहुत सारे इमॉर्टल वो डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ इमॉर्टल वो भी यहाँ पे खो गए। फेंगिवा ने कोल्ड सी सांस ली, उसके सामने आया, और मतलब खुद सामने अब यहाँ पे फेंगिवान आ गया। अब ये नहीं पता कि ये मतलब ओरिजिनल रूप में आया है, कैसे में आया है, देखते हैं आगे पता चलेगा। फेंगिवान यहाँ पे यूज़ करता है एम्परर यामा, ग्रेट थीफ घोस्ट हैंड यूज़ करके उसने सीधा ही दुश्मन से गोबम छीन लिए, और 3 इमॉर्टल को भी यहाँ पे छीन लिए। तभी आगे देखते हैं बूम आवाज आई, जोरदार आवाज के साथ एक बड़ा सा चेंज हो गया। वू योंग ने साउथर्न अलायंस के गुई मॉडल को लीड करते हुए 5th फॉर्मेशन तोड़ दी और 6th लेयर में पहुंच गया था। अच्छा, तो यहाँ पे सीन शायद शिफ्ट हो गया है क्या, देखते आगे। 6th फॉर्मेशन पूरी तरह से डार्कनेस में एकदम थी, जहां तक नजर जाए कोई बाउंड्री नहीं थी। इस बड़े स्पेस के सामने साउथर्न वर्ल्ड के इमॉर्टल बिल्कुल एकदम भाई चींटी जैसे लग रहे थे। यहाँ पे लुओ रैन कहता है ये स्पेस पाथ फॉर्मेशन है। ये बात लुओ क्लैन के गुई इमॉर्टल ने कही थी, और साउथर्न वर्ल्ड के ट्रेडिशनल कपड़ों में था, व्हाइट स्किन एक्सप्रेशन कोल्ड था। उसका नाम लुओरेन था, स्पेस पाथ कल्टीवेट करता था, उसकी अटेनमेंट बहुत हाई थी। वो पीक रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ वाला फेमस जनरल था। ची क्यू कहता हाँ स्पेस पाथ फॉर्मेशन ही है ये, मुझे थोड़ा सा डिड्यूस करने दो। सब इमोटर्स ने एग्री करा, फॉर्मेशन में घुसने के बाद ब्रूट फोर्स यूज करना सही नहीं होता। बेस्ट तरीका होता है फॉर्मेशन पाथ को इमोटर से डिडक्शन करवाया जाए, ताकि वीकनेसेस को पकड़ना और कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट लेना। तो यहाँ पे ना सीन शिफ्ट हो चुका है, थोड़ा ध्यान रखना। फेंगयुन लास्ट टाइम आया था अपने चीज़ों को बचाने के लिए, जब बाइनिमिंग और उसके ऊपर अटैक हो गया था इमॉर्टल घोस्ट के ऊपर, तो वो आ गया था अपने ग्रेट थीप घोस्ट हैंड से, उसने इमॉर्टल को वहाँ पे चुरा लिए थे सामने वालों के, और शायद बीच में आके उंगली कर दी थी। अब सामने वो आया है तो लोगों को पता चल जाएगा कि फेंगयुन सामने आ चुका है। शायद हेवनली कोड को भी पता चल जाएगा कि भाई फेंगयुन आ चुका है, तो हेवनली कोड कोई मूव लेगा। देखते हैं वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वो एम्परर सिटी की बात हो रही थी, और यहाँ पे एम्परर सिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये इनकी बात हो रही है, इनफ्लेबल ब्लस लैंड की। यहाँ पे अटैक हो रहा है इनफ्लेबल ब्लस लैंड पर, जहाँ पे वुयोंग साउथर्न अलायंस के साथ अटैक करने आया है। यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एक खतरनाक फॉर्मेशन आ गई थी स्पेस पाथ की, देखते हैं इसके आगे। थोड़ी देर बाद चीक्यू थोड़ा सा शांत आवाज में बोलता है। चीक्यू कहता है मैंने इस फॉर्मेशन का काफी हिस्सा डिड्यूस कर लिया है, ये शायद स्पेसलेस फॉर्मेशन है। लुओ रेन ने थोड़ा सा मतलब ये सुन के आंखें एकदम सिकोड़ सी ली। लुओ रेन कहता है मैं फॉर्मेशन पाथ कल्टीवेट नहीं करता, पर स्पेसलेस फॉर्मेशन के बारे में सुना है। ये स्पेस पाथ की सबसे क्लासिक इमोर्टल फॉर्मेशन में से एक है, रिमोट एंटिक्विटी एरा में बनी थी। इसका क्रिएटर कौन था किसी को नहीं पता। इसकी सिर्फ एक ही एबिलिटी होती है, स्पेस को स्ट्रेच करना और डिस्टेंस को बढ़ा देना। एक कदम 100 कदम बन जाता है, यानी एक कदम आगे बढ़ाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 कदम चलने पड़ेंगे तुम्हें। बहुत ज़्यादा खतरनाक फ़ॉर्मेशन है भाई ये तो। आगे देखते हैं, ये सीन उसके जैसा लग रहा है। अगर तुम वो वाला सुपर क्यूब एक मानवा है वो पढ़ोगे ना, उसके अंदर भी एक सीन आता है जब एमसी ना एक फ्लावर को लेने जाता है, लेकिन वो ले नहीं पाता, क्योंकि ना उसके बीच में ना जहाँ पे वो जो चीज़ होती है उसके पास ना बड़ा खतरनाक मतलब सीन होता है। मतलब उस चीज़ को तुम छू नहीं पाओगे, क्योंकि जितना तुम उसके पास हाथ बढ़ाओगे टाइम और स्लो होता जाएगा, चीज़ें रुकती जाएँगी, यानी जितना तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे पहली बात तो आगे, इसलिए ये चीज़ थी। कोई नहीं, छोड़ो ना, कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, आगे देखते हैं।
चीक्यू यहाँ पे थोड़ा-सा हँस कर कहता है, चीक्यू कहता है फ्रेंड लुओरेन बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये फॉर्मेशन मॉडिफाई की गई है, इसके अंदर एक वेरिएशन छुपी हुई है। किसी इमॉर्टल ने पूछा कैसी वेरिएशन भाई? चीक्यू कहता है अभी पूरी तरह से डिड्यूस नहीं हुई, सिर्फ फील हो रही है, पर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं चलते-चलते डिड्यूस करता रहूँगा, स्पेसलेस फॉर्मेशन में ऑफेंसिव पावर नहीं होती, ये सिर्फ एनिमीज़ को ट्रैप करती है और डिस्टेंस मतलब बढ़ाती है, टाइम बाय करती है। चीक्यू ने आगे बताया, मुझे थोड़ा-सा टाइम दो, मैं वेरिएशन की वीकनेसेस को निकाल लूँगा। इस बीच हेवेली कोर्ट अटैक करे तो बस डिफेंड करना, जो भी चेंज दिखेगा वो डिडक्शन में मदद करेगा। सजेशन अच्छी थी, इमोर्टल्स तुरंत ही आगे बढ़े और साथ में मूव करने लगे। स्पेशलिस्ट फॉर्मेशन में कोई रोशनी नहीं थी, बस एक एंडलेस डार्कनेस थी। साउथर्न अलायंस इमोर्टल ने चीक्यू को मतलब एक तरीके से सेंटर में रखा और प्रोटेक्ट किया और वू योंग वैनगार्ड बन के सीधा आगे रहा। यहाँ पे याओ तियानज़ी कहता है, आगे देखो कुछ है। सब धीरे-धीरे से थोड़ा बहुत आगे देखने लग गए और थोड़ा-सा ना धीरे-धीरे हो गए और पास जाकर देखा कि चीज़ है क्या, आगे क्या है। हवा में ना एक बड़ा-सा ग्रीन व्हाइट रेडिश फ्लोट कर रहा था कुछ, वो घर जितना बड़ा था, बिल्कुल स्टिल था। याओ तेंजी कहता है, ये क्या है? लगता है इमोरियल डेसोलेट प्लांट है क्या? सबके चेहरे थोड़े से सीरियस हो गए, ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी। वो योंग चुप रहा, उसके दिमाग में एक आइडिया एकदम से चमका। उसे लगा उसने इस इमॉर्टल प्लांट के बारे में सुना है, पर तुरंत ही याद नहीं आया। यहाँ पे क्याओ ज़ी कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो ग्रेट प्रोफाउंड आइस लाइट रेडिश है ना? इमोरियल एंटिक्विटी एरा का एक्सटिंक्ट इमॉर्टल प्लांट। सोचने वाली बात है, हेवेली कोर्ट ने अब तक इसे संभाल के रखा है। यहाँ पे वो क्याओ क्लैन का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था, रैंक 7 कल्टीवेशन के साथ वुड पाथ को कल्टीवेट करता था। वूयों की आंखें एकदम से चमक उठी। वूयों कहता, हाँ ये तो वही है, सब लोग केयरफुल रहो, कोई पास गया तो ये रेडिस काउंटलेस आइस लाइट छोड़ देगा और ये आइस लाइट बॉडी के हर मसल और हर स्किन को भाई पियर्स कर देते हैं, एकदम छेद डालते हैं और बंदा तुरंत ही फ्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्याओ ज़िकाई कहता है, बिल्कुल, इस आइस स्लाइड को हल्का में मत समझना कोई भी। ये इस रेडिश के दाव मार्क होते हैं। जब ये शूट होते हैं तो रेडिश के सारे दाव मार्क खत्म हो जाते हैं और ये इमॉर्टल मटेरियल बन जाता है। इसलिए आइस लाइट स्टॉर्म रैंक 8 गू इमॉर्टल के इमॉर्टल क्लर मूव जितनी पावरफुल एक तरीके से पावर रखता है। यानी ये अटैक तो देखो करेगा, लेकिन बड़ी खतरनाक अटैक होगा, तो संभल के रहना है। दूर रहो बस, इससे सेफ रहेंगे। ये सुन के इमॉर्टल थोड़े से पीछे हट गए, सब अलर्ट हो गए। पर इसी मोमेंट पर एक चेंज आ गया। हवा में ना रिपल्स आए, फॉर्मेशन अचानक से एक्टिवेट हो गई। एक ज़बरदस्त स्पेस पाथ फोर्स ने एक साउथर्न ब्लड इमॉर्टल को एकदम से पकड़ लिया। उस इमॉर्टल ने पहले से डिफेंस ऑन कर रखा था, पर स्पेस पाथ फोर्स ने भाई अटैक नहीं किया, उसे सीधा ही उस गू इमॉर्टल को टेलीपोर्ट कर दिया और जगह कोई और नहीं थी, उसने सीधा ग्रेट प्रोफाउंड आइस लाइट रेडिस के पास ही उसको टेलीपोर्ट कर दिया। रेडिस एक डरे हुए बच्चे की तरह एकदम सिकुड़ गया। वो अपनी ओरिजिनल साइज़ का एक मतलब आधे से भी छोटा हो गया, क्योंकि वो एकदम पावर को इकट्ठा करके एकदम फटने वाला था और फिर वही हुआ, बूम आवाज़ आई। हर डायरेक्शन में काउंटलेस आइस नीडल शूट हो गए। साउथर्न बॉर्डर के गुई मॉडल ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस यूज़ करी, पर आधी सांस के टाइम में ही वो पूरी तरह से पियर्स हो गया और अगले ही पल वो सब फ्रीज़ हो गए, आइस स्टैचू बन गए। साउथर्न बॉर्डर के मॉडल पूरी तरह से शॉक हो गए। स्पेसलेस टनल फॉर्मेशन का सडन एक्टिवेशन और टेलीपोर्टेशन, ये वही वेरिएशन था जिसका चीक्यू ने पहले से मेंशन किया था और ग्रेट प्रोफाउंड आइस लाइट जो थी रेडिश के साथ मिलकर ये डेडली कॉम्बो बन गया था। वुयोंग का चेहरा तो ग्रे सा पड़ गया है देखने के बाद। वो योंग इस बैटल में साउथर्न अलायंस इमॉर्टल को लीड कर रहा था। इस मोमेंट पर उसका पहला मेंबर फाइनली अब यहाँ पे मर चुका था। वो योंग का दिमाग फास्ट चल रहा था सिचुएशन हैंडल करने का तरीका ढूंढने के लिए। तभी एक और चेंज हो गया यहाँ पे, बहुत खतरनाक वाला। स्पेस में ना फिर से रिपल्स आने लग गए। एक इनविजिबल स्पेस पाथ फोर्स फिर से एकदम से आई और एक और साउथर्न अलायंस गो इमॉर्टल को टेलीपोर्ट करने लग गई। यहाँ पे लुओ रेन कहता है, मेरे होते हुए ये पॉसिबल नहीं। क्रिटिकल मोमेंट पर लुओ रेन ने शाउट किया और इमॉर्टल को एक्टिवेट कर दिया। पावर फैली और आसपास के स्पेस बिल्कुल से एकदम आइस की तरह फ्रीज हो गया। साउथर्न अलायंस इमॉर्टल जो था स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन फील किया, जैसे सब आइस कफिन में बंद हो गया हो। रैंक 7 इमॉर्टल गो सप्रेशन स्पेस यहाँ पे यूज हुआ था। ये रैंक 7 इमॉर्टल गो हेवली कोड के फॉर्मेशन को पूरी तरह से काउंटर नहीं कर सकता था, पर बिल्कुल यूजलेस भी नहीं था। सप्रेस स्पेस में क्रूशियल कुछ सेकंड दे दिए और जिससे टारगेट को इमॉर्टल बच के निकल गया। यानी जैसे तैसे अपने बंदे ने बचा लिया इस बंदे को। फॉर्मेशन के स्पेटल रिपल्स ऐसे ही लग रहे थे जैसे किसी बीस्ट का मुंह शिकार निकलने से पहले एकदम ये चीज़ें करता हो। रिपल्स बेकार में गायब हो गए। लुओ रेन ने सप्रेस स्पेस का इफेक्ट हटा दिया, प्रेशर खत्म हुआ, सब इमोटर्स यहाँ पे फ्री हो गए। लुओ रेन कहता है सिचुएशन अर्जेंट थी, इसलिए सप्रेस स्पेस यूज़ करना पड़ा। इसका रेंज वाइड है, कंट्रोल नहीं होता, सबको अफेक्ट करने के लिए सॉरी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो योंग कहता है अच्छा काम किया। चीक्यू कहता है ये सप्रेस स्पेस इमोटल गु है, ये इस फॉर्मेशन के लिए परफेक्ट काउंटर है। लुओ रेन मुस्कुरा और कहा, ये गु मुझे रिसेंटली
एक्चुअली अर्थ ट्रेंच से मिला था। यहाँ काम आ जाएगा सोचा भी नहीं था। लगता है हेवेंसविल सच में होती है। इस वर्ल्ड में हर चीज़ का एक काउंटर होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट गो वर्म नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट गो इमॉर्टल होता है। हेवेली कोड का स्पेसलेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन काफ़ी रैंक 7 गो इमॉर्टल और बहुत सारे मॉर्टल गू से बना था। मतलब इमॉर्टल गू और मॉर्टल गू से बना था। पर सिर्फ एक सप्रेस स्पेस इमॉर्टल गू ने उसका काउंटर कर दिया। अब सप्रेस स्पेस के साथ साउथर्न अलायंस इमॉर्टल बिना डरे मूव कर सकते थे और फॉर्मेशन एक्टिवेट होने की वजह से चिक्यू की डिडक्शन और फास्ट हो गई थी। थोड़ी देर बाद चिक्यू ने फॉर्मेशन का एक बड़ा लूपहोल निकाल लिया। चिक्यू कहता है इस फॉर्मेशन को अंदर से तोड़ना बहुत मुश्किल है। अलायंस लीडर इस लूपहोल से बाहर के अनलिमिटेड वाइंड को कनेक्ट करो, वहां से तोड़ना इजी रहेगा। वू योंग ने लूप होल यूज करा और तुरंत ही अनलिमिटेड वाइंड डिटेक्ट कर लिया। अगले ही मोमेंट वाइंड एकदम से फैलने लग गई और लूप होल से फॉर्मेशन तोड़ दी गई। साउथर्न अलायंस इमॉर्टल बाहर के वर्ल्ड में लौट आए और सिक्स्थ फॉर्मेशन तोड़ने के बाद सिर्फ एक लॉस हुआ था। एक रिजल्ट से साउथर्न अलायंस का एक मोराल स्काई हाई हो गया था। देखो एक बंदा गया, लेकिन फिर भी एक बंदे के जाने से ये हुआ कि और ज़्यादा लोगों के अंदर मतलब वो चीज़ आ गई कि अब तो हमारा एक बंदा मरा है, तो उसका बदला लेने के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो और ज़्यादा मोराल हाई हो गया था। पर फॉर्मेशन कंट्रोल करने वाले का दिल थोड़ा-सा हैवी हो गया था। वो ग्रीन रोब पहने में था, स्कॉलर जैसा हो रहा था, दिखने में यंग लगता था पर आँखें डीप और वाइज़ थी। वो हज़ारों साल जी चुका था और कोई नहीं, वुड पाथ रैंक 8 एक्सपर्ट हेवनली लोटस सेक्ट का प्रीवियस सुप्रीम एल्डर था, करंट जेनेसिस लोटस का इनहेरिटर चेन yi, यही बंदा था। इसका मूड खराब हो गया था क्योंकि भाई इसने देखा कि सामने वाले बंदे तो कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे थे। चैनी सोचता हुआ कहता है दुश्मन इतना फियर्स है, सिर्फ 3 फॉर्मेशन बची है मेरे पास। उसने साइड में खड़ी औरत से कहा। चैनी कहता है साथ मिलकर फाइट करते हैं, फॉर्मेशन को टाइम मिल जाएगा। उसके पास खड़ी बाई कांग शुई हेवली कोर्ट की मेंबर, उसने बिना हेजिटेशन के एग्री कर दिया। दोनों फॉर्मेशन से बाहर निकले। उधर वूयोंग और बाकी इमॉर्टल 7th फॉर्मेशन पर अटैक कर रहे थे। चेन yi ने फीस्ट एकदम से भाई एकदम जोड़ लिए। चेनी कहता है साउथर्न रोड के दोस्तों, मैं हेवली कोड का चेनी हूँ, कोई है जो मुझे वन ऑन वन फेस करे। वो योंग की पुपल श्रिंक हो गई। उसने हाथ हिलाया और क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइन टैनी बैम्बू बिल्डिंग निकाल ली। रैंक 8 की फाइट में रैंक 7 नॉर्मली इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर इमॉर्टल हाउस के अंदर हो तो थोड़ा बहुत फाइट ज्वाइन कर सकते हैं। बाशिबा यहाँ पे कहता है ओल्ड चेनी, टर्टल शेल से बाहर आना तुम्हारी गलती थी, मैं तुमसे फाइट करूंगा। तो यहाँ पे अब बाशिबा फाइट करेगा। मुझे लगा पहले वूयोंग करेगा। अब यहाँ पे वूयोंग हंसकर कहता है नहीं, उस टाइम उसे ना बस टाइम बाय करना है, तुम फाइट मत करो। सब साथ में अटैक करो, इसको यहीं पे खत्म कर दो। छोड़ो 1v1 का, इसको मारो भाई पीटो कुत्ते की तरह। अगर वुडुशी यहाँ होती तो वो श्योरली सोलो फाइट एक्सेप्ट करती, मतलब चैलेंज एक्सेप्ट करती, लेकिन वूयोंग तो भाई कुछ अजीब टाइप का बंदा है। वो कह रहा है ना, ये तो टाइम बाय करने आया है, वन ऑन वन ये प्राइड ईगो ये सब साइड में रखो, मारो इसे पकड़ के सारे लोग। पर वूयोंग अलग टाइप का बंदा था, ग्रुप अटैक का चांस वो क्यों ही छोड़ेगा। तुरंत ही वूयोंग आगे बढ़ा। उसके साथ साउथर्न के मल्टीपल रैंक इमॉर्टल, जितने भी रैंक 8 के इमॉर्टल थे वो भी थे, और क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइन टाइनो बेबी बिल्डिंग भी थी। उसके अंदर भी रैंक 7 वाले बंदे थे, वो भी आगे बढ़ गए। चेनी और बाई कांग शुई पर ग्रुप अटैक हुआ, पर दोनों बिल्कुल पैनिक नहीं हुए। बाई कांग शुई कहती है उसने दोनों हाथ को पुश किया, ह्यूज व्हाइट वेव सामने आ गई। वूयोंग ने बॉडी एकदम, उसकी बॉडी ने थोड़ी बहुत फ्लिकर हुई, उसका आफ्टर इमेज रह गया और असली बॉडी गायब हो गई। बाशिबा ने वेव्स का फेस किया, उसकी ऑरा एकदम से ब्लास्ट हुई और एक डीप लाइट वेव पर शाइन करने लग गई। यहाँ पे यी हुआ फैंग के विंग्स एकदम फैल गए, काउंटलेस एरोस निकले, एरो रेन वेव की तरह एकदम भाई छेदते हुए चैनी और बाई कांग शुई की तरफ बढ़ गए। चैनी मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है फिर आ जाओ तुम। उसने कोई मूवमेंट नहीं करी, पर उसके अराउंड ह्यूज ट्रेस का पैंथम इमेज क्रिएट हो गया। अब यार ये फिर से वही अटैक यूज कर रहा है, तुम्हें भूल गए होगे तो तुम्हें तुम्हें याद दिला देता हूँ। इसके पास एक पता नहीं कोई पेड़ वाला अटैक है, इसके पीछे वो पेड़ बन जाते हैं और फिर वो फ्रूट उगाते हैं और फिर वो फ्रूट जैसे ही क्रश करता है खाता है तो इसके पास कुछ खतरनाक ही हो जाता है। एकदम माहौर आगा है बंदा ये तो। एरो रेन फॉरेस्ट में घुस गए, सिर्फ ट्रीज ही थोड़े से बहुत हिले थे और बहुत सारे लीव्स यहाँ पे गिर गए थे। चेनी की ऑरा स्ट्रांग हो गई, वो काउंटर अटैक करने ही वाला था, तब अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। वो यंग बिना पता चले उसके बिल्कुल पीछे आ चुका था। चेनी शॉक में कहता है इतना स्ट्रॉन्ग कंसीलमेंट जैसे मैंने डिटेक्ट किया, और वो सिर्फ एक इल्यूजन था क्या? मतलब इतनी देर से डिटेक्ट कर रहा था कि वो यंग इसके सामने, लेकिन पता चला कि असल में जो सामने था वो इल्यूजन था और असली वाला तो इसके पीछे था। क्राइसिस मोमेंट पे उसके पास मुड़ने का भी चांस नहीं था। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वू योंग ने हल्का सा उसके शोल्डर पर टैप किया है। वू योंग कहता है हम पहली नज़र में दोस्त बन गए थे, पर अब तुम्हें जाना होगा। ये फेयरवेल है मेरे दोस्त, मैं खुद तुम्हें सेंड ऑफ करता हूँ। ये सुनते ही चैनी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हज़ारों साल की लाइफ और एक्सपीरियंस के बाद भी वो काँप-सा गया। चैनी अपने दिल में एकदम काँपते हुए कहता है चिल्लाते हुए, इमॉर्टल किलर मूव, फेयरवेल फ्रेंड वाइंड। हेवली कोर्ट ने इसे इतना सर्च किया था पर मिला नहीं और ये वूयोंग के पास था।
अब इसे समझ आया। अब मतलब ये ना इसका मूव नहीं था, ये मत सोचना कि यहाँ पे जो चेनी है इसका मूव है ये फेयरवेल फ्रेंड बाइंड, असल में ये मूव है वूयोंग का। और वूयोंग ने जिसके कंधे पर हाथ रखा और टैप करते हुए बोला ना फेयरवेल मेरे दोस्त अब तो तुम गए, तो वो समझ गया कि भाई जो सामने मूव यूज़ होने वाला है असल में उसका नाम है इमॉर्टल किलर मूव फेयरवेल फ्रेंड बाइंड, और ये मूव यूज़ हुआ। हेवनली कोट इसे बहुत सर्च करना चाहता था कि ये मूव गया कहाँ, पता चला है वूयोंग के पास है। अगले ही मोमेंट चेनी ने अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया, वो धीरे-धीरे आगे फ्लोट होने लगा। फ्लोट करते हुए उसके बाल आगे उड़े, फिर कपड़े, फिर लिम्स एकदम से डिसइंटीग्रेट होने लग गए। चेनी अपने दिल में कहता है, मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ। पर वो आवाज़ निकल ही नहीं पाई, यानी उसके मुँह में आवाज़ रह गई थी। वो हिल भी नहीं सकता था, कोई मेथड एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसका कर्मा ड्रिवाइन ट्री किलर मूव भी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ। देखा यही था इसके पास एक कर्मा ड्रिवाइन ट्री, बड़ा खतरनाक मूव था, लेकिन ये भाई एक्टिवेट ही नहीं हो पाया। वूयांग के सामने कोई बोल सकता है क्या? इसी के साथ यहाँ की फाइट का सीन दोबारा से खत्म होता है। अब दोबारा दिखाया जाता है अलग जगह पर। ये जगह थी हेवनली कोर्ट में, जहाँ पे हेवनली कोर्ट के ठीक ऊपर आ चुके थे नॉर्थर्न प्लेन्स वाले लॉन्गेविटी हेवन वाले हेवनली कोर्ट। जो स्काई पहले व्हाइट था, अब वो 7 कलर्ड रेनबो लाइट में भर गया था। आसमान में एक जाइजेंटिक इमॉर्टल गुहा हाउस फ्लोट कर रहा था। ये सच में अनबिलीवेबल इमॉर्टल गुहा हाउस था। 3 फ्लोर्स के अल्टर्स थे और बहुत ग्रैंड और मैजेस्टिक था। हर फ्लोर को मल्टीपल पिलर सपोर्ट कर रहे थे। व्हाइट जेट रेलिंग्स और शाइनिंग अरोरा के साथ था। ये था रैंक 8 का लक पाथ इमॉर्टल गुहा हाउस क्लैमिटी लक अल्टर। पास्ट जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने इसे खुद बनाया था। ये उनके 3 पर्सनल इमॉर्टल गुहा हाउस में से एक था। ओरिजिनली लक क्लैमिटी अल्टर लॉन्गेविटी हेवन की फाउंडेशन था, पर इस बार हेवनली कोड पर अटैक के लिए इसे साथ लाया गया था। इस एक्ट ने लॉन्गेविटी हेवन का कॉन्फिडेंस दिखा दिया था। हेवनली कोड के काफ़ी गो इमॉर्टल तो भाई टेंस से हो गए थे। फेरिस ज़ीवी ने गहरी से एकदम लुक लिया और ऊपर देखा। फिर ड्यूक लॉन्ग की आंखों में भी थोड़ा बहुत सीरियसनेस थी, पर ड्यूक लॉन्ग का फेस क्लैमिटी लक अल्टर पर नहीं बल्कि स्काई के रेनबो लाइट्स पर था। ड्यूक लॉन्ग कहता है सिर्फ क्लैमिटी लक अल्टर और लॉन्गेविटी हेवन के गो इमॉर्टल यहाँ इजीली घुस नहीं सकते। ये 7 कलर्ड रेनबो लाइट रैंक 9 लेवल की है। ये जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल का काम लगता है। फेरिस ज़ीवी कहते हैं जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल। फिर उसके चेहरे पर एक रियलाइजेशन आई। हेवनली कोड के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जायंट सन को पहले यहाँ विजिट के लिए इनवाइट किया गया था। क्या उसने उस वक्त सीक्रेटली यहाँ कोई बैकडोर बना दिया था? यानी जब जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल यहाँ पे आया था तब उसने कोई उंगली करके गया था छेड़छाड़? डियोक्लॉन्ग कहता है हाँ, लगता तो वही है, तभी तो यहाँ पे जो शाइनिंग लाइट है, ये आई पड़ी है। ये शाइनिंग लाइट ऐसा लग रहा था इमॉर्टल गुहा हाउस से आ रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ये शाइनिंग लाइट यहाँ पे पहले से ही आ रही थी, यानी जब ये लोग आए तभी ये आ रही थी। यानी ये जो शाइनिंग लाइट है, असल में शायद ये कोई टेलीपोर्टेशन की कोई चीज़ है या कुछ तो है, ये शाइनिंग लाइट में कुछ तो गड़बड़ थी। फेरी ज़ीवी का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। फेरी ज़ीवी कहती है, जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल बहुत ही क्राफ्टी था। इतने पहले से ही हेवनली कोर्ट इन्वेड करने का प्लान बना रखा था उसने। ड्यूक लॉन्ग कहता है हर वनरेबल एक्सट्रीमली वाइस होता है। जायंट सन लक पाथ कल्टीवेट करता था, उसने सीक्रेटली अरेंजमेंट्स किए रखी थी, मतलब कर रखी थी, और हमें तब तक पता नहीं चला जब तक ये एक्टिवेट नहीं हुई और उसने कोल्ड सी यहाँ पे सांस छोड़ी। पास्ट का सीन उसके दिमाग में आया, जब जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल मतलब तरीके से जब जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल बना था तो वो लक पाथ के थ्रू बना था, जो फेट गू के लिए बड़ा ऑब्स्टिकल था। उस टाइम हेवनली कोर्ट के लीडर गोल्डन होप्ड ग्रेट इमॉर्टल ने प्लान बनाया था। उन्होंने ओपनली जॉनसन को इनवाइट किया और दुनिया को दिखाया कि वो उसे हेवनली कोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। यानी ऐसे दिखा रहे थे दुनिया वालों को कि जो जायंटसन है असल में हम उसे अपने साथ मिलाना चाहते हैं। सोच विचार के बाद जायंटसन ने इनवाइट को एक्सेप्ट किया और हेवनली कोर्ट के एकदम टूर पर आया, विजिट करने आया। गोल्डन हुप्ड ग्रेट इमॉर्टल ने खुद उसे एक तरीके से इंपॉर्टेंट जगह दिखाई, यहाँ पे चीजें दिखाई, खासकर वो जगह जहाँ लिमिटलेस और रेकलेस सैवेज और रेड लोटस ने पहले अटैक किया था। जायंटसन ने रिक्वेस्ट की थी फेट इमॉर्टल को देखना है और गोल्डन लूप्ड ग्रेट इमॉर्टल ने मना नहीं किया। दोनों हेवन ओवरसिंग टावर पर गए और फेट को देखा। टावर से निकलने के बाद जायंटसन बिल्कुल चुप रहा। हेवनली कोर्ट छोड़ते वक्त उसने कहा कि वो ज्वाइनिंग के मैटर पर दोबारा सोचेगा। ये पूरा इंसिडेंट हेवनली कोर्ट की हिस्ट्री में रिकॉर्ड था, एकदम डिटेल में लिखा हुआ था। ओल्ड मैन जंग युआन ने कहा, रैंक 9 पावर समझना मुश्किल है, जायंटसन के अरेंजमेंट्स आज दिख रहे हैं, ये नॉर्मल है। लक पाथ के बारे में हमें कम नॉलेज है, पर स्पेक्टर सोल डिमन वनरेबल के स्पाइस भी तो हमने पकड़ लिया है ना। जायंटसन तो कब का मर चुका है, अब सिर्फ क्लैमिटी लक अल्टर और कुछ नॉर्थर प्लैन्स के कोई इमॉर्टल अटैक कर रहे हैं। हेवनली कोर्ट इतनी आसानी से थोड़ी ना गिरेगा इनके सामने। फेरी ज़ीवी ने भी इस बात पे एग्री करा, लेकिन अजीब सा लुक उसके फेस पर अभी भी था। फेरी ज़ीवी कहती है क्लैमिटी लक अल्टर नॉर्मल नॉर्मल एक तरीके से नॉर्मल वाला रैंक 8 इमॉर्टल गुहा हाउस नहीं है, ये जायंट सन का पर्सनल गुहा हाउस था। अफसोस है कि प्रिंस फेंगशियान इस इन्वेजन में नहीं आया, वरना हमें पहले ही लॉन्गेविटी हेवन का प्लान पता चल जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लैमिटी लक अल्टर के अंदर कितनी स्ट्रेंथ छुपी हुई है। थोड़ी देर बाद उसने खुद रियलाइज किया और एनालाइज करके बताया, लगता है ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नॉर्थल प्लैन्स के
इस अटैक को कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई, इतना सीक्रेट रखने के लिए उन्होंने लोग कम ही रखे होंगे, यानी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ये लोग यहाँ पे नहीं आए। ड्यूक लोंग ने कहा, "तुम तो सही कह रही हो, वरना ये ज़्यादा लोगों के साथ आते, वरना अगर नहीं आते ज़्यादा लोगों के साथ तो इनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती अगर ज़्यादा लोगों के साथ आते।" मीन्स इनका यही मतलब था कि इनके पास स्ट्रेंथ कम है, वरना तो अब तक ये तो तबाही मचा देते ना, इसलिए। उसने सीट से खड़े होते हुए एग्री करा, हाथ पीछे रखे, वो बैटल में एंटर नहीं हुआ था, जैसे किसी चीज़ का बस वो वेट कर रहा हो। अगले ही मोमेंट पूरी हवेली कोर्ट एकदम से हिल गई। वूश आवाज़ आई, हवा की एकदम हॉल जैसी आवाज़ आई। सबके दिल एकदम दिल में एकदम छप सा गया ये आवाज़ की। ये आवाज़ क्या थी? ड्यूक लॉन्ग, फेरी ज़िबी, ओल्ड मैन ज़ंग युआन बिल्कुल एकदम सरप्राइज़ नहीं हुए। उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। ड्यूक लॉन्ग कहता है, "प्रिमोर्डियल ओरिजिन इमोर्टल वल्नरेबल का छोड़ा हुआ किलर मूव एक्टिवेट हो गया है।" कैलेमिटी लक अल्टर के अंदर लॉन्गेविटी हेवन के कोई इमोर्टल भी शॉक्ड नहीं थे। जायंट्स एंड इमोर्टल वल्नरेबल की छोड़ी हुई इन्फॉर्मेशन में ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ था। और वैसे भी लॉन्गेविटी हेवन के पास मल्टीपल डीमन वल्नरेबल की ट्रू इनहेरिटेंस थी। रेकलेस सैवेज हो या लिमिटलेस, दोनों नॉर्थल प्लेन्स से थे और उनके हेवनली कोर्ट अटैक का इन्फॉर्मेशन लॉन्गेविटी हेवन के पास था। यहाँ पे लॉन्गेविटी हेवन के गो इमॉर्टल कहते हैं, ये क्यूआई वॉल किलर मूव है। क्यूआई वॉल नॉर्मली सिंपल होता है, पर जब प्रिमोर्डियल ओरिजिन यंग था, वो इसे बहुत यूज़ करता था। जब वो वर्ल्ड में इनविंसिबल बना, तो ये क्यूआई वॉल भी रैंक 9 तक अपग्रेड हो गया। लॉन्गेविटी हेवन के गो इमॉर्टल बात करते हुए कैलेमिटी लक अल्टर कंट्रोल कर रहे थे और आस-पास पर अटैक लॉन्च कर रहे थे। और आस-पास का एयर रिपल्स बनाने लग गया, जैसे फॉर्मलेस फोर्ट्रेस हो। काफ़ी अटैक के बाद भी नॉर्मल एयर में रिवर्ट हुआ, फिर वापस से जैसे ही दोबारा से फॉर्मलेस फोर्ट्रेस वॉल में गैदर हो गया हो। यानी पता है क्या, जो ये लॉन्गेविटी हेवन अटैक कर रहा था, ये जो हेवेली कोर्ट है, इसके ऊपर एक इनविजिबल शील्ड बन गई है। इनविजिबल मतलब नहीं, इनविजिबल मान लो, हाँ, इनविजिबल शील्ड बन गई है। ये एक ऐसी शील्ड है क्यूआई की, जिसके ऊपर जो भी अटैक बनता, वो पानी की तरह रिपेल करता, फिर वापस से गायब हो जाता। ना तो रिफ्लेक्ट होता, ना तो कुछ होता, बस गायब हो जाता। असर नहीं होता बस। पूरा हेवेली कोर्ट इस एयर से रेनफोर्स्ड था। लॉन्गेविटी हेवन के अटैक को रेसिस्ट कर रहा था, पर हेवेली कोर्ट के मेंबर्स के लिए जब वो मूव करते तो उनके पास का क्यूआई वॉल नॉर्मल एयर में बदल जाता। उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती। यानी इस ये ना ऐसे टाइप की चीज़ थी कि जो अपने लोग हैं वो आराम से इसके बाहर जा सकते हैं, लेकिन सामने वाला अंदर नहीं घुस सकता। दिक्कत थी ये वाली। लॉन्गेविटी हेवन के गो इमॉर्टल काफ़ी शॉक्ड थे। एक गो इमॉर्टल कहता है, "ट्रूली वर्दी ऑफ अ प्रिमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वल्नरेबल।" दूसरा कहता है, "नॉर्मल क्यूआई वॉल के रिमूव भी रैंक 9 का पावर रखता है इसके हाथ में। हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल से भी स्ट्रांग है।" 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर कहता है, अब क्या करे? उसका एक्सप्रेशन अगली था, टेंशन में था। वो अभी रिसेंटली लॉन्गेविटी हेवन में जॉइन हुआ था और इन्वेजन के बारे में कुछ भी दिन पहले ही उसे पता चला था कि अटैक होने वाला है। अगर ये मूव बाईपास नहीं हुआ तो उन्हें पूरा क्यूआई वॉल डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एनर्जी का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और शायद ड्यूक लॉन्ग तक रीच भी ना कर पाए। प्रॉब्लम ये थी कि ये रैंक 9 किलर मूव सिर्फ सिमिलर लेवल मेथड से ही इफेक्टिव हो सकते थे, यानी क्यूआई पाथ अब कॉमन नहीं रहा। लॉन्गेविटी हेवन के लोग भी इस ट्रिप में मोस्टली क्यूआई पाथ नहीं कल्टीवेट करते थे। तो अब क्या कर सकते हैं? एक गो इमॉर्टल ने बोला, "चिंता मत करो, हमारे पास मेथड है। ये प्रिमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वल्नरेबल का है, पर सालों में इसमें ना कोई फ्लॉज़ तो आ ही गए होंगे। डीमन वल्नरेबल के इन्वेजन के बाद भी तो इसमें दिक्कतें आई थी। लिमिटलेस और रेकलेस सैवेज, रेड लोटस पहले इसे अनरावल नहीं कर पाए, बस अपनी इनविजिबल स्ट्रेंथ से फोर्स करके इसे ब्रेक करा था। उन्होंने खुद 3 रूट्स कर्व किए थे, यानी एकदम छोड़े हुए छाप छोड़ दिए थे इनके ऊपर। इनको तोड़ने के तरीके छोड़ दिए थे। वही क्यूआई वॉल का वीकेस्ट स्पॉट पॉइंट है, जहाँ रीजनरेशन नहीं होती। छोटी-सी एरिया डिस्ट्रॉय करके हम उनमें से एक पाथ में घुस सकते हैं और डीमन वल्नरेबल के रोड को फॉलो कर सकते हैं, यानी उनके छोड़े गए पाथ को फॉलो करके इस पूरी की पूरी क्यूआई वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भले हमारे पास ये देखो, ये तोड़ सकते हैं। अगर इनके पास भी क्यूआई पाथ का कोई बंदा होता तो ये पक्का तोड़ देते, लेकिन इनके पास क्यूआई पाथ का कोई चीज़ है ही नहीं। फ़ैमिलियर मेथड्स हैं, लेकिन क्यूआई पाथ के नहीं है ना, इसलिए। और लॉन्गेविटी हेवन में कोई क्यूआई पाथ मोस्टली कल्टीवेट करता ही नहीं है। क्यूआई पाथ है ही नहीं इनके पास, तो इनको दिक्कत आ रही थी। अब आगे देखते हैं। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर कहता है, "हाँ, समझ आ गया। अब कौन-सा पाथ चूज़ करें लेकिन?" सेंट्रल अब देखते हैं, शायद से यहाँ पे सीन शिफ्ट हो रहा है, या देखते हैं अंदर वाला सीन। हाँ, अंदर वाला सीन। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर, हेवेली कोर्ट के अंदर का सीन। यहाँ पे सेंट्रल ग्रेट हॉल में ड्यूक लॉन्ग और फेरिस भी बात कर रहे थे। ड्यूक लॉन्ग कहता है, "क्यूआई वॉल पावरफुल है, पर एक्सपोज़ हो चुका है। लॉन्गेविटी हेवन जानेंगे वीकनेसेस और वो डीमन वल्नरेबल के पाथ का यूज़ करेंगे और इसको तोड़ेंगे।" फेरिस भी कहती है, "लेफ्ट पाथ में लिमिटलेस ने बनाया था और सेंट्रल हेवन गेट ने बनाया था। नेमलेस प्लेग प्लेस से बना हुआ था, सन प्लेस से बना हुआ था, 5 डेटी हॉल से, फिर सेंट्रल ग्रेट हॉल से, फिर हेवन ओवरसीइंग टावर से, फिर फॉरगॉटन दाओ लेक से, फिर इनपरफेक्शन रिग्रेट पेविलियन से, फिर लास्ट में स्टार जोन माउंटेन पीक था।" यानी ये बता रहे कैसे, लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट पाथ लिमिटलेस ने बनाया, जो कि सेंट्रल हेवन गेट से हुआ। फिर उसके बाद बढ़ा नेम
ब्लैक पैलेस की तरफ, फिर उसके आगे बढ़ा सन पैलेस, फिर 5 डेटी हॉल के अंदर, फिर उसके आगे बढ़ा सेंट्रल ग्रेट हॉल के अंदर जहाँ पे ये लोग थे, फिर उसके आगे क्या है हेवन ओवरसिंग टावर, फिर उसके बाद क्या है फॉरगेटन दाउ लेक, फिर उसके भी आगे क्या है इनपरफेक्शन रिग्रेट पवेलियन और स्टार जोन माउंटेन पीक लास्ट में है। यानी ये बताया गया है कि ऐसे-ऐसे लाइन बाय लाइन ये सब चीज़ें आती रहेंगी। अब बताया जाता है सेंट्रल में क्या है। सेंट्रल वाला जो पाथ था वो था रेकलेस सैवेज का। वो उसमें बनाया था इमॉर्टल एम्परर कोर्ट, फिर उसके रास्ते में पड़ेगा हिडन पैलेस, इस हिडन स्पेस पवेलियन, फिर उसके आगे पड़ेगा समेरू लेक, फिर उसके आगे पड़ेगा इंटरनल सैंड केव, फिर उसके आगे पड़ेगा मिलियन हेवनली किंग गैलरी, फिर उसके आगे पड़ेगा एम्ब्रॉयड टावर, फिर उसके आगे पड़ेगा सेंट्रल ग्रेट हॉल, फिर लास्ट में पड़ेगा हेवन ओवरसिंग टावर। फिर जो राइट पाथ था वो बनाया था रेड लोटस ने। इसके आगे पड़ेगा लोटस फेरी पॉन्ड, फिर उसके आगे पड़ेगा ब्राइट मून ट्रेजर लाइट हॉल, फिर उसके आगे पड़ेगा 12 स्पिरिचुअल पास, फिर उसके आगे पड़ेगा सेपरेशन फ्लेम पवेलियन, फिर उसके आगे भी पड़ेगा मैग्नेटिक स्टार हिल, फिर उसके आगे पड़ेगा वाटरवुड क्लैरिटी कोर्ट, फिर उसके आगे पड़ेगा सेंट्रल ग्रेट हॉल, फिर आगे पड़ेगा हेवन ओवरसिंग टावर। यानी समझ रहे हो इसका कहने का मतलब था, ये जो मान लो रास्ते से लाइन पड़ती जाएंगी, सबसे पहले ये वाली जगह आएगी, फिर उसके बाद वो वाली जगह आएगी, फिर वो सारी जगह आएगी, लेकिन एक चीज समझ रहे हो, लास्ट में जाके यहाँ पे हर जगह लेफ्ट पाथ को छोड़कर ना लास्ट में एक जगह पड़ रही है और हर जगह कनेक्ट हो रही है किससे, हेवन ओवरसिंग टावर से। यानी जो सेंट्रल कंटेंट है और जो हेवनली कोर्ट है, हेवनली कोर्ट के अंदर जो बीच वाली जगह है, हो सकती है कि वो यहाँ पे जो स्टार जोन माउंटेन पीक हो, वरना तो ज़्यादातर मतलब जो फ़ोकस है, जो मेन चीज़ जा रही है वो हेवन ओवरसिंग टावर के ऊपर जा रही है। सेंट्रल पाथ और राइट पाथ ये दोनों हेवन ओवरसिंग टावर की तरफ ही जा रहे हैं और जो लेफ्ट पाथ था वो बस जा रहा है स्टार ज़ोन माउंटेन पीक की तरफ। देखते हैं कि क्या होता है। फ़ेरिज़ी भी कहती है, जब वो चूज़ करेंगे, हम रूट देख लेंगे और डिफेंस सेट कर देंगे उसी पाथ की तरफ। उसकी आँखों में विज़डम के स्पार्कल्स चमक रहे थे। ड्यूक लॉन्ग कहता है, बिल्कुल सही, जो भी वो पाथ चूज़ करेंगे, उसी रास्ते की तरफ हम चीज़ें जोड़ देंगे। मतलब जोड़ देंगे, लगा देंगे ताकि उनको दिक्कत हो। तभी देखते हैं यहाँ पे बूम बूम आवाज़ आई। कैलेमिटी लक अल्टर के साथ लॉन्गेविटी हेवन के गुड इमॉर्टल क्यूआई वॉल पे के जितने भी वीक स्पॉट थे, उनकी तरफ भाई अंदर घुसने लग गए। अंदर जाते ही उन्हें प्रेशर कम फ़ील हुआ। क्यूआई वॉल यहाँ ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल भी यहाँ मतलब हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल ने भी ये देख लिया था कि भाई एनिमीज अंदर आ चुके हैं, इन्वेजन हो चुका है। फेरिज़ीवी और ड्यूक लॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं। फेरिज़ीवी कहती है, सो ओके, वो लेफ्ट पाथ चूज कर रहे हैं। लेफ्ट पाथ, और लेफ्ट पाथ कौन सा था? लेफ्ट पाथ के अंदर हेवन ओवरसिंग टावर नहीं पड़ता, पड़ता है लेकिन उसके आगे भी और भी चीज़ें पड़ती हैं। उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है स्टार जोन माउंटेन पीक। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इन्होंने लेफ्ट पाथ चूज करा है, यानी लॉन्गेविटी हेवन ने लेफ्ट पाथ चूज करा है। लेफ्ट पाथ लिमिटलेस ने बनाया था, जिसमें आगे पड़ेगा सेंट्रल हेवन गेट, फिर नेमलेस ब्लैक पैलेस, फिर सन पैलेस, 5 डेटी हॉल, फिर सेंट्रल ग्रेट हॉल जहाँ पे ये लोग बैठे हैं फेरिज़ीवी और ड्यूक लॉन्ग, फिर उसके आगे हेवन ओवरसिंग टावर, फॉरगेटन दाउ लेक, फिर इनपरफेक्शन रिग्रेट पवेलियन, और फिर जिसे स्टार जोन माउंटेन पीक भी कहते हैं। इनपरफेक्शन रिग्रेट पवेलियन को स्टार जोन माउंटेन पीक भी कहते हैं। ओके, ये पड़ेगा। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।